एक ये डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। बस स्पेंडिंग टास्क पूरा करो और तुरंत 10 गुना बड़ा रिवॉर्ड अनलॉक हो जाएगा। अभी सिस्टम की कीमत 3 डॉग हेड्स है। जैसे ही सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज खत्म हुई, मेरे हाथ में एक ब्लैक कार्ड प्रकट हो गया। हमने आपको एक बिगिनर टास्क असाइन किया है। कृपया 2 घंटे में 2 मिलियन खर्च करें। टास्क का रिवॉर्ड अनलॉक होने वाला है। ये सुनकर मैं दंग रह गया। क्या हो सकता है कि उस हैतांग वीडियो में मैंने जो 3 डॉग हेड्स पर क्लिक किया था, उससे मैं सच में फ्री स्पेंडिंग सिस्टम में ज्वाइन हो गया। ये टेस्ट करने के लिए कि सिस्टम असली है या नहीं, मैं उस लक्जरी शॉपिंग मॉल में पहुंचा, जहां पहले कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। काउंटर पर रखे डिजाइनर शूज की तरफ इशारा किया। यहाँ से यहाँ तक सब मेरे लिए पैक कर दो। सबसे करीब खड़ी सेल्सवुमन ने आंखें घुमाई। सस्ते कपड़े पहने हैं और लाखों की लिमिटेड एडिशन आइटम्स खरीदना चाहते हैं। शायद बड़ा बनने का नाटक कर रहा है। उसी वक्त एक अप्रेंटिस अजीब सी झिझक के साथ बीच बचाव करने आई। मैं आपके लिए पैक कर देती हूँ। मैंने उस मजाक उड़ाने वाली सेल्सवुमन की तरफ देखा भी नहीं। अगर नाटक कर रहा हूँ तो कार्ड स्वाइप होने पर पता चल जाएगा। सर नमस्ते, आपका टोटल 350,000 है। मैंने ब्लैक कार्ड कैशियर को दिया पेमेंट करने के लिए। जल्दी ही पॉस मशीन और कैश रजिस्टर ने रिसीप्ट प्रिंट कर दी। साफ था कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। ये देकर जिस सेल्स वुमेन ने मेरा मजाक उड़ाया था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसका एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया। उसने चापलूसी भरे लहजे में पूछा, सर वो तो बस एक ट्रेनी है। ये सेल मुझे रजिस्टर करनी चाहिए। मैंने पहले ही पेमेंट कर दी और ये शख्स अभी भी क्रेडिट चुराना चाहती है। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? लीना, अचानक मैनेजर की डांट सुनाई दी। वो तुरंत पास आई और मुझसे माफी मांगी। स्टोर स्टाफ की ट्रेनिंग काफी नहीं थी। इससे जो भी असुविधा हुई उसके लिए माफी। ये स्टोर की तरफ से कॉम्पनसेशन है। कृपया एक्सेप्ट करें। मैंने 10,000 की कॉम्पनसेशन देखी। मुझे आइटम्स नहीं चाहिए, लेकिन ये सेल मेरी है। उम्मीद है कि किसी और के नाम पर रजिस्टर न हो। पसीने से भीगी मैनेजर ने जल्दी सिर हिलाया। 2 घंटे की डेडलाइन में 1 घंटा बाकी है। सिस्टम को काउंटडाउन शुरू करते सुनकर मैं तुरंत बाहर निकला। एक दूसरे ब्रांड स्टोर में घुसा। सिर से पांव तक नए कपड़ों में बदल लिया। मैं बिना रुके शॉपिंग करता रहा जब तक सेल्स वुमेन के हाथों में और जगह नहीं बची। तब रुका। सर यहाँ आपका टोटल है 780,000। मैंने कार्ड स्वाइप किया, लेकिन टास्क पूरा करने के लिए अभी 220,000 और चाहिए थे। जल्दी से होम डिलीवरी का एड्रेस दिया और सीधे सामने वाली वॉच शॉप की तरफ दौड़ा। आखिर में 2 वॉचेस डिसाइड की। दोनों वॉचेस मिलाकर 1 मिलियन से ज्यादा की थी। ये दोनों वॉचेस मेरे लिए पैकर 2 कार्ड से पे किया। अंदर आने से लेकर फिनिश होने तक 10 मिनट से भी कम लगे। इस शानदार पेमेंट स्टाइल ने स्टोर में सबको हैरान कर दिया। आजकल के अमीर लोग बहुत डिस्क्रीट होते हैं। 50 युआन से कम के कपड़े पहने और 1 मिलियन की वॉचेस खरीद रहे हैं। मुझे दूसरों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। वॉचेस खरीदने के बाद मैं फर्स्ट फ्लोर की फोन शॉप की तरफ दौड़ा। एक एप्पल फोन खरीदा। जिस पल टास्क कंप्लीट हुआ, सिस्टम की आवाज गूंजी। इतनी बड़ी वेल्थ ने मुझे खुशी से उछलने पर मजबूर कर दिया। 72,000 युआन खर्च करने को कहा और उन्होंने 4,000 युआन दिया और ऊपर से एक हाउस भी। ये सिस्टम जो नॉवेल्स को कन्वर्ट करता है, सच में बेहद जेनरस है। मुझे फोन वाइब्रेट हुआ। उठाकर देखा, बैंक कार्ड में डिपॉजिट का मैसेज था। अमाउंट देकर मैं सांस लेना ही भूल गया। फ्रीली स्पेंडिंग का मतलब सच में फ्रीली स्पेंडिंग है। जितना ज्यादा खर्च करो उतना ज्यादा मिलता है। मैंने जल्दी से स्क्रीन बंद की, शांत रहने की कोशिश की। चुपचाप अमीर बनना ही असली तरीका है। शांत होने के बाद मैंने थोड़ी देर पहले वाले काउंटर पर कॉल किया। डिलीवरी एड्रेस बदलवाया। अब विला का एड्रेस दिया। कोई झोंपड़ी में क्यों रहेगा, बेशक शिफ्ट होना होगा। फिर मैंने सिंगू विला नेबरहुड की तरफ टैक्सी ली। यहाँ करोड़ों की दौलत वाले मिलियनेयर्स रहते हैं। मैं अपनी नंबर 1 विला के सामने पहुंचा। 2000 स्क्वायर मीटर्स की 3 मंजिला विला, गार्डन, स्विमिंग पूल, अंडरग्राउंड गैराज। बिना कई 100 मिलियन के ये मिल नहीं सकता। काउंटर की डिलीवरीज का इंतजार किया। फिर टैक्सी लेकर अपने पुराने किराए के कमरे में वापस गया सामान लेने। किसने सोचा था कि जैसे ही मैं सामान बाहर निकाल रहा था, दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। मैंने पीपहोल से देखा। एक स्लिम औरत थी, प्रोफेशनल सूट पहने। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। तुम कौन हो? मुझसे क्या काम है? मैंने सुना है कि मिस्टर सू अनाथ है। मैंने थ्योरिया चढ़ाई। अनाथ होने से इसका क्या लेना देना है? जो कहना है जल्दी कहो। मुझे शक है कि आप मेरे बायोलॉजिकल ब्रदर हैं। तो क्या आप डीएनए टेस्ट के लिए कोऑपरेट करेंगे? ल्यूअन वानिन की बातों ने मेरा ध्यान सच में खींच लिया। 21 साल हो गए। क्या अब तुम्हें नहीं लगता कि ये बेकार है? जब से मुझे याद है, मैं ऑर्फनेज में रहा हूँ। छोटा था तो चाहता था कि पेरेंट्स मुझे ढूंढ ले, फिर उम्मीद छोड़ दी। मैं जानता हूँ तुम्हारी लाइफ बहुत मुश्किल रही है। लू फैमिली एक अमीर डायनेस्टी है। अगर साबित हो गया कि तुम मेरे बायोलॉजिकल ब्रदर हो, तो मंथली अलाउंस अलोन ऑर्फनेज का पूरा खर्च कवर कर लेगा। फिर भी तुम्हें लगता है ये बेकार है? अफसोस, मुझे तो फ्री स्पेंडिंग सिस्टम मिल गया है। उसने जो कहा उससे मैं इतना एक्साइटेड नहीं था। तुम्हें क्यों शक है कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ? बिना किसी आधार के तो शक नहीं होगा। मेरा भाई जो अभी लू फैमिली के साथ रहता है, उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए थी। लू वानी ने बताया नहीं, लेकिन मुझे पता है ये सब ट्रांसफ्यूजन की वजह से है। ब्लड टाइप्स मैच नहीं हुए और जब टेस्ट किया तो पता चला कि कोई ब्लड रिलेशन ही नहीं है। एक क्लीशे ड्रामा शुरू हो गया, जैसे बेबी स्वैप। इसका मतलब है कि लू फैमिली के टाइज बहुत गहरे हैं। मैं उस मैस में इन्वॉल्व
इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। डीएनए टेस्ट करना ठीक है, लेकिन पहले से डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं लू फैमिली में वापस नहीं जाना चाहता। ये सुनते ही कि मैं टेस्ट में कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, लू वानिन की आंखें चमक उठी। तुम्हारा तैयार होना काफी है, बाकी धीरे धीरे होगा। अपने सिर से एक बाल तोड़कर लू वानिन को देने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया और आराम करने गया। अगली सुबह सिस्टम की टास्क असाइन करने की आवाज से मेरी नींद खुली। जब सुना कि आज का स्पेंडिंग टास्क 4000 तक बढ़ गया है तो मैं पूरी तरह स्टन रह गया। अच्छी बात यह है कि डेडलाइन मिडनाइट तक है, काम के बाद जा सकता हूँ। किसने सोचा था कि कंपनी पहुँचते ही जनरल मैनेजर मुझे अपने ऑफिस में बुलाएगा। डाउट से भरा हुआ अंदर गया और लू वानिन को वहाँ बैठा पाया। समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वो मेरे लिए आई थी। लू फैमिली के रिसोर्सेज सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। न सिर्फ उन्हें मेरा घर मिला बल्कि मेरी जॉब भी ढूंढ ली। अगर मैं तुम्हें ढूंढ सकी तो जाहिर है कुछ रिसर्च की होगी। ये डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, देख लो। ब्लड रिलेशनशिप की प्रोबेबिलिटी 99.99% है। रिजल्ट मुझे पता है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मैं लू फैमिली में वापस नहीं जाना चाहता। मैं अब वो बच्चा नहीं रहा जो फैमिली के प्यार की चाहत रखता था। मैं अकेले बहुत अच्छे से रह रहा हूँ। हालांकि लू वानिन को मेरे सालों की तकलीफ और दुख है। वो लू ग्रुप की प्रेसिडेंट भी है। पावर सर्कल्स में रहने की आदत है, किसी के मना करने का सामना करने की भी। पहली बार ये उसे नॉवल लगता है, दूसरी बार वो इससे थक जाती है। तुम मेरे ब्रदर हो, ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है। लू फैमिली ब्लड लाइन को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। मैं बस ये मान लूंगी कि तुम अभी अपनी नई आइडेंटिटी में एडजस्ट नहीं हुए हो। एक हफ्ते के अंदर मुझे उम्मीद है कि तुम अपना माइंडसेट बदलोगे और आज्ञाकारी होकर मेरे साथ लू फैमिली वापस चलोगे। लू वानिन ने मुझे मना करने का मौका नहीं दिया। ये कहकर वो माँ नाजस ऑफिस से निकल गई। मैं जल्दी से अपनी सीट पर वापस आया। मैं लू फैमिली में लौटना नहीं चाहता, लेकिन लू वानिन का एटीट्यूड बहुत फर्म है। मेरी अभी की एबिलिटीज लू फैमिली के सामने कुछ नहीं है। मुझे कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। किसी तरह काम खत्म होने तक टिका रहा। छुट्टी होते ही कंपनी के सामने वाले शॉपिंग मॉल की तरफ भागा। सिस्टम टास्क पूरा करना शुरू किया। मैं दिखा तो सारी सेल्सवुमेन का ध्यान मेरी तरफ गया। आखिर कल की मेरी करतूतों के बारे में सबने सुन लिया था। पटेक फिलिप काउंटर पर पहुंचते ही सेल्सवुमेन खुश हो गई। किसने सोचा था ये डिस्क्रीट मिलियनेयर आज फिर आया, हमेशा की तरह बहुत डिस्क्रीट। बस 300 युएन की वॉच पहने हुए है। नमस्ते सर, मैं जियाओमी हूँ, पटेक फिलिप काउंटर से। वेलकम। मैंने सिर हिलाया। कॉर्नर में रखी एक कैजुअल स्टाइल वॉच की तरफ इशारा किया। ये पैक कर दो। जियाओमी अंदर से थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई। वो वॉच तो बस एक बेसिक पटेक फिलिप मॉडल है, 200,000 की है। गाइड की प्रेजेंटेशन के बाद मैंने एक और सोफिस्टिकेटेड वॉच खरीदी जिसकी कुछ कलेक्टर्स वैल्यू थी। प्राइस अच्छी है, 1 मिलियन। जियाओमी कान से कान तक मुस्कुराने लगी। डिस्क्रीट मिलियनेयर सच में अपनी रेपुटेशन के लायक है। पटेक फिलिप से निकलकर दूसरे ब्रांड स्टोर्स में गया। कई टेलर्ड सूट्स, लेदर टाइस, बेल्ट्स और शूज ऑर्डर किए। सब कुछ ले लिया। आखिर में स्टोर में 1.2 मिलियन खर्च किए। फिर सिस्टम की इरिटेटिंग आवाज गूंजी। बिल्डिंग वही है जहाँ मैं काम करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स देखने का इंतजार नहीं हो रहा था। मैंने जल्दी से टैक्सी रोकी। ड्राइवर से कहा कि सिंगू विलेज नेबरहुड ले चलो। अभी कार में बैठा ही था कि किसी का कॉल आया। दूसरी तरफ लुआनिन की आवाज थी। मैंने इंस्टिंक्टिवली थ्योरिया चढ़ाई। मुझसे क्या काम है? जाओनन जाग गया है। पता नहीं उसे कैसे पता चला कि वो लू फैमिली का यंग मास्टर नहीं है। वो बहुत परेशान है। अभी कान हॉस्पिटल आ जाओ। उसे कमांडिंग टोन में बोलते सुनकर लू वानिन के बारे में मेरा इंप्रेशन और भी बिगड़ गया। मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे लू फैमिली ने पाला नहीं है। अगर लुआनिन का मूड खराब है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी क्यों? मैंने तुरंत फोन काट दिया और साथ ही लू वानिन का नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया। फादर लू भी रूम के बाहर खड़े थे। उन्होंने कॉल एंड होते देकर पूछा कि मैं कब आऊंगा। लू वानिन ने होंठ हिलाए और आखिरकार सच बता दिया। वो नहीं आ रहा। उसने अभी मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। ये सुनकर फादर लू स्टन रह गए। उन्हें ये आउटकम उम्मीद नहीं थी। कॉल कैसा रहा? कब आ सकता है? मदर लू सैंग यकीन बेसब्री से रूम से बाहर आई। उसने मना कर दिया। अब और छिपाने का कोई मतलब नहीं था। लू वानिन ने सच बताने का फैसला किया। वो क्यों नहीं आ रहा? हाँ तुम। उसकी बड़ी बहन ने पर्सनली कॉल किया। सैन यकीन अपने बायोलॉजिकल बेटे से और क्या चाहती है जिसे कभी मिली ही नहीं? सच में उसे ज्यादा अटैचमेंट महसूस नहीं हो रही। ये जानकर कि मैंने रिजेक्ट कर दिया, मेरे बारे में उनका इंप्रेशन एकदम गिर गया। दूसरी तरफ मैंने टैक्सी लेकर घर पहुंचा। दरवाजा खोला और तुरंत सिस्टम बैकपैक और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स अंदर रखे। पता नहीं सिस्टम ने ये कैसे किया। सिस्टम बैकपैक में दिनसी बिल्डिंग के हर ऑफिस की प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स के अलावा पूरी दिनसी बिल्डिंग की प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और लैंड यूज सर्टिफिकेट और सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे। ऐसी चीजें हैं जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है जो सिस्टम नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स देख लिए और सब वापस सिस्टम बैकपैक में रख दिए। अगली सुबह एक और टास्क मिला। सुनकर आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ऑटोमोटिव सेंटर शहर के बाहर है। आज का टास्क पूरा करने के लिए छुट्टी लेनी होगी। मैं उदास चेहरे के साथ डिंसी बिल्डिंग पहुंचा।
जैसे ही अंदर गया एक एक्साइटेड चिल्लाहट सुनाई दी। मिस्टर सू, मैंने मुड़कर देखा। ये और कोई नहीं बल्कि डिंसी बिल्डिंग का प्रॉपर्टी मैनेजर सू युअन फू था। वो चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए मेरी तरफ दौड़ता आया। मैंने पलकें झपकाई। अचानक याद आया कि सिस्टम ने मुझे डिंसी बिल्डिंग रिवॉर्ड में दी थी। अब मैं इस बिल्डिंग का सोल ओनर हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि सू युअन फू मुझे ढूंढने आया। जब वो आगे बोलने वाला था, मैंने जल्दी से हाथ के इशारे से उसे रोका। सुप्रभात सू, क्या काम है? सू युअन फू ने मेरा इरादा तुरंत समझ लिया। ये अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते। अमीरों का ये डिस्क्रीट छोटा गेम। पिछली बार मिस्टर सू ने जो हेल्प की थी वो समझ में आती है। क्या कोई कोलीग है जो ट्यूटरिंग जॉब करना चाहता हो? अभी चीजें कैसी चल रही है? मैंने सू युअन फू को एक नोइंग नजर से देखा। हाँ है सू, कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं। मैं अपने यंगर कोलीग्स का वेचैट दे देता हूँ। कोई बात हो तो वेचैट पर करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो मैं काम पर जाता हूँ। मैं अभी अपनी सीट पर पहुंचा ही था कि सू युअन फू का मैसेज आया। डिंसी बिल्डिंग की क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट थी। टेनेंट कंपनीज के नामों की लिस्ट, जिसमें कुछ स्पेशल टेनेंट्स के नोट्स भी थे, जैसे रेंट डिस्काउंट्स, लेट पेमेंट डेट्स वगैरह। लेकिन वे सब तो पिछले ओनर के रिलेशनशिप की वजह से थे मेरे साथ। जाहिर है ये काम नहीं करेगा। मैंने जल्दी ही इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया। सू युअन फू को मैसेज भेजा, इस महीने रेंट ड्यू होने पर कृपया सुनिश्चित करें कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी अमाउंट और ड्यू डेट के हिसाब से पेमेंट हो। जो लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, मैं यूनिलैटरली लीज टर्मिनेट करने का अधिकार रखता हूँ। पहले सू युअन फू को कनेक्शंस वाले टेनेंट से रेंट कलेक्ट करने के लिए फोर्स्ड स्माइल के साथ जाना पड़ता था, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। पूरी डाइनी बिल्डिंग मेरे नाम पर है और प्रॉपर्टी मैनेजर के तौर पर वो प्रैक्टिकली डाइनी बिल्डिंग में मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। पहले वो सबऑर्डिनेट था, अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी बंधे हुए को आजादी मिल गई हो और जीत का जश्न मना रहा हो। सू युअन फू ने जल्दी से इस बारे में एक मैसेज ड्राफ्ट किया, फिर डाइनी बिल्डिंग के सभी टेनेंट्स को मास मैसेज भेजा। इसमें क्लियरली बताया कि बिल्डिंग का नया ओनर आ गया है। अब से सभी मैटर्स नए ओनर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हैंडल होंगे। टेनेंट्स को ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन रूल्स न मानने के कॉन्सिक्वेंसेस उन्हीं को भुगतने होंगे। दूसरी तरफ मैंने भी छुट्टी की रिक्वेस्ट की, सदर्न ऑटो सेंटर के लिए टैक्सी ली। हालांकि इन दिनों मैंने बहुत सी लग्जरी आइटम्स खरीदी है। काम पर आते वक्त मैं अभी भी अपने नॉर्मल कपड़े पहनना पसंद करता हूँ। ये देखकर सेल्स पीपल बहुत एंथुजियास्टिक नहीं थे, लेकिन छोटा मॉस्किटो भी तो मीट है। जल्दी ही एक सेल्स पर्सन पास आया। नमस्ते, मैं ल्यूया ओसियो हूँ, वॉल्क्सवैगन डीलरशिप की सेल्स पर्सन। आप कौन सी कार देखना चाहेंगे? इस ब्रांड में पर्टिकुलरली महंगी कार्स नहीं है। माफ करना, अभी मेरा वॉल्क्सवैगन खरीदने का कोई प्लान नहीं है। वॉल्क्सवैगन अफोर्डेबल पर फोकस करता है, लेकिन आज मुझे एक ऐसी कार चाहिए जिससे मैं पूरे 6 मिलियन खर्च कर सकूं। क्या आप मुझे बजट बता सकते हैं? मैं ब्रांड रेकमेंड करूंगी। ल्यूजिया को उम्मीद नहीं थी कि शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगी। सेल क्लोज नहीं हो सकती तो कम से कम किसी फ्रेंडली ब्रांड से इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। 6 मिलियन, ठीक है 6 मिलियन। आपने कहा बजट 6 मिलियन है। मेरी बात सुनकर ल्यूजिया ओसियो का जबड़ा गिर गया। उसे लगा था मेरा बजट ज्यादा से ज्यादा 200,000 होगा। मैंने उसके जवाब की कंफर्म करते हुए सिर हिलाया। तो एक मोमेंट रुकिए, मैं किसी को असिस्ट करने के लिए बुलाती हूँ। उसने सेल्स पीपल के ग्रुप में सबको मेंशन किया। 6 मिलियन की सेल जिसे मिले उसी की। सेल्स पीपल के ग्रुप ने जल्दी से रिस्पॉन्ड किया, लेकिन सबको यकीन नहीं था। थोड़ी देर में रोल्स रॉयस शोरूम से एक सेल्समैन बाहर आया। काफी यंग लग रहा था। लियू जियाओजू ने उसे देखते ही समझ लिया। दूसरे सेल्स पीपल ने उसे भेजा था। उन्हें यकीन नहीं था कि उसके इंट्रोड्यूस किए क्लाइंट में सच में परचेसिंग पावर है, लेकिन वे मिस आउट भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए एक ट्रेनी को भेज दिया। अगर सेल सच में हो गई तो शायद वे क्रेडिट छीन सके। ये पहली बार नहीं था। सर, ये कानन कियन है, रोल्स रॉयस ब्रांड के सेल्समैन। मुझे कार ब्रांड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी हो बस 6,000 युआन खर्च हो जाए। ठीक है, इधर चलकर देखते हैं। कानन को इस सेल में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ प्रोफेशनली प्रेजेंट किया। मैंने कई मॉडल्स देखे और ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुआ। कोई बहुत फॉर्मल था, कोई इतना एलिगेंट नहीं था। आखिर में कलिनन देकर मेरी आंखें चमक उठी। इतने कस्टमर्स सर्व करने के बाद कानन कियन को माइक्रो एक्सप्रेशंस एनालाइज करने का कुछ एक्सपीरियंस था, और फिर भी ये उसे थोड़ा सरप्राइज कर गया। मुझे पता है इस कलिनन पर जैकपॉट मिला है। इस कार की सारी पेपर वर्क हैंडल करे। कार मेटू ऑर्डर है, कम से कम आधा महीना लग सकता है। कानन कियन की बात सुनकर मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया, यही लेना है। एक ऑर्डर कर दो, मैं फुल पेमेंट करूंगा। मेरी क्विक थिंकिंग ने कानन को एक पल के लिए स्टन कर दिया, लेकिन वो जल्दी ही रिकवर हो गई। ठीक है मिस्टर सू, मैं कॉन्ट्रैक्ट तैयार करती हूँ, यहाँ थोड़ा रेस्ट करिए। कानन मुझे शॉप के सोफा तक ले गई, एक ग्लास गर्म पानी दिया और कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए जल्दी चली गई। नमस्ते, मैं वैंग जियाओलियन हूँ, इस शॉप की स्टार सेल्स वुमन। कियन जो आपकी सर्व कर रही थी, उसे एक एरैंड पर जाना पड़ा। उसने मुझे आपकी असिस्ट करने के लिए कहा। अगर ये असिस्ट करे और सेल हो जाए तो क्रेडिट किसे मिलेगा? सेल चुराने की कितनी क्लमजी ट्रिक थी, मैंने पहले ही देख लिया था। वेल, कानन पर्सनल रीजंस की वजह से असिस्ट नहीं कर सकती। हालांकि उसने साफ नहीं कहा, लेकिन वहाँ मौजूद सभी को जवाब पता था। कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं थोड़ा इंतजार कर सकता हूँ। ये सेल्स पीपल तब तक हड्डी नहीं छोड़ते जब तक मीट न दिख जाए। जब प्रॉफिट दिखता है तो सब किसी से भी तेज दौड़ते हैं। मुझे दूसरों
दूसरों के तरीकों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे किसी को क्रेडिट देने को मैं तैयार नहीं हूँ। हैंगिया मेरी नजर से अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन कमीशन के लिए एक और बार ट्राई करना चाहती थी। एक सीनियर एम्प्लॉय होने की वजह से मैं कानन से बड़ा डिस्काउंट दे सकती हूँ। कोई और होता तो शायद मान जाता, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी कि मुझसे पाला पड़ा। मैं तो बस खर्च करना चाहता हूँ, शुक्रिया, लेकिन जरूरत नहीं है। मुझे रीजनेबल प्राइस पर कार मिल गई, बहुत मेहनत के साथ और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी। उसी वक्त कानन कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गई। मिस्टर सू, माफ कीजिए, आपको वेट करवाया। चलिए अब साइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मेरे पास और काम था। ये सुनकर मेरा मुंह हैरानी से खुला रह गया। सिस्टम सच में स्पेंडिंग रिवॉर्ड्स की बदौलत और जेनरस होता जा रहा है। बैंक कार्ड पर सेविंग्स लगभग 1 लाख तक पहुंचने वाली है। इसके अलावा इस महीने डिंसी बिल्डिंग का रेंट भी ड्यू है। अगर रेंट का पैसा आ गया तो शायद एक पल में मल्टी मिलियनेयर बन जाऊंगा। और ये कार सेंटर, सिस्टम के हिसाब से पूरे कार सेंटर की रियल एस्टेट मेरी है। काम न करने का आइडिया इस पल चरम पर पहुंच गया। तभी मेरा फोन बजा। कॉलर आईडी अननोन नंबर दिखा। अचानक एक बुरा एहसास हुआ और बिना हिचकिचाए कट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ से फिर कॉल आया। मजबूरन उठाना पड़ा। कहाँ हो तुम? वो ठंडी आवाज सुनकर समझ गया। लू वानिन फिर कॉल कर रही थी। सच में भटकती आत्मा की तरह पीछे पड़ी है। मैं कहाँ हूँ? तुम्हें इससे क्या? मुझे समझ नहीं आता। ल्यूनन पहले ही ट्रू और फॉल्स एयर के मामले से परेशान है और उसका मूड खराब है। फिर तुम जिद क्यों कर रही हो कि मैं लू फैमिली में लौटूं? मैंने कई बार साफ कह दिया है कि मैं लू फैमिली में वापस नहीं जाऊंगा। तुम्हें इंसानों की भाषा क्यों समझ नहीं आती? जाओनन अभी हॉस्पिटल में है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर मौज मस्ती करने की? तुम्हें कोई बीमारी है क्या? ल्यूनन के हॉस्पिटल में होने से मेरा क्या लेना देना? मैं उसके सामने आया ही नहीं हूँ और ये भी मेरी गलती हो सकती है। क्यों नहीं जरा सोचती हो? तुमने ये बात सीक्रेट क्यों नहीं रखी जिसकी वजह से लियोनन को शॉक लगा और बेहोश हो गया? कहीं उसके साथ बुरा बर्ताव तो नहीं हुआ? मैलन्यूट्रिशन, अनेमिया, इसलिए बेहोश हुआ। इतनी सारी पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस है और तुम्हें सब मुझसे जोड़ना है। वानिन, क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मेरी तरफ से इतनी क्रिटिसिज्म सुनकर लू वेनियन असाधारण रूप से चुप रही। मैंने बिना हिचकिचाए फोन काटा और इस बार हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। अभी फोन रखा ही था कि बगल से किसी ने जोर से ताली बजाई। मैं इंस्टिंक्ट से मुड़ा। एक सेक्सी कपड़े पहनी औरत मुझे देख रही थी। नमस्ते, मेरा नाम लिजू है, आपका नाम क्या है? वो तेजी से पास आई और मेरे सामने बैठ गई। मैंने कोई भी नाम बोल दिया। यांग बहुत सुंदर नाम है। मैंने अभी आपकी बात सुनी, बहुत फर्म और स्पेक्टेकुलर थी। मैं थोड़ा स्पीचलेस रह गया। लोगों से बात करने का कितना अनोखा तरीका है। सालों के संघर्ष का एक्सपीरियंस इसके आगे बेकार है। ऑर्फन होने के नाते तेज जुबान के बिना इतना बड़ा नहीं हो पाता। उस औरत की फैमिलियरिटी से हम थोड़ा बहुत बातें करने लगे। जब उसे पता चला कि मैं पहले ही कार खरीद चुका हूँ, लिजू ने उत्साह से इनवाइट किया। आज रात पंचन रोड पर रेस होने वाली है, क्या आप देखने चलेंगे? मैंने तुरंत मना कर दिया। ये पक्का गोल्ड डिगर है, मेरे पैसों के पीछे है। लिजू को पहली बार किसी आदमी ने इतने डायरेक्टली रिजेक्ट किया था। अचानक उसकी मुझमें और ज्यादा दिलचस्पी बढ़ गई। लेकिन मिलना भी तो तकदीर है, तो वेचैट ऐड कर लेते हैं। मैं उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। मैंने फोन निकाला और उसे फ्रेंड ऐड कर लिया। लिजू मेरा कॉन्टैक्ट मिलने से बहुत खुश थी। उम्मीद है अगली बार हम साथ रेस में पार्टिसिपेट कर सके। मैं आधे मन से मुस्कुराया। हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के हैं। फिर से मिलने की पॉसिबिलिटी लगभग 0 है। तभी एक और अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक्साइटेड आवाज तुरंत आई। मिस्टर सू, नमस्ते, मैं गयो टैंग हूँ, सदर्न ऑटोमोटिव सेंटर का मैनेजर। मुझे अभी खबर मिली। क्या आपने पूरा ऑटोमोटिव सेंटर खरीद लिया? लीज अग्रीमेंट के बारे में क्या ख्याल है? जुलाई चल रहा है, 3rd क्वार्टर का रेंट देने का बिल्कुल सही टाइम है। उयुतम को डर था कि मेरे ऑटोमोटिव सेंटर खरीदने के पीछे कोई और प्लान्स है। जैसे ही खबर मिली उसने जल्दी से मुझे कॉल कर दिया। रेंटल अग्रीमेंट पहले ही मेरे नाम पर है। पिछले ओनर ने आपको बता दिया होगा, बस मुझे रेंट टाइम पर पे करो। मेरी बात सुनकर डब्ल्यू टैंक समझ गया। सोचो तो, कोई जो पूरा ऑटोमोटिव सेंटर बिना आवाज किए एक्वायर कर सकता है, उसे शायद ज्यादा चिंता नहीं होगी। बिल्कुल सही, ऑटोमोटिव सेंटर का मंथली रेंट 500 मिलियन है, यानी सालाना 6000 मिलियन। फिक्र मत करो, मैं पक्का रेंट टाइम पर पे करूंगा। बस इतना ही। फोन रख दिया। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद विला वापस आकर सोफा पर लेटा तो बहुत सारे मैसेज नोटिफिकेशंस आ गए। मुझे अजीब लगा। एक मैसेज पढ़ा। मैसेज की कंटेंट के हिसाब से ये नंबर मेरी बायोलॉजिकल मदर का था, जिनसे मैं कभी मिला नहीं। हर लाइन में शिकायतें और उल्हाने ही भरे थे। मैंने तुरंत और हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। उन्होंने मुझे लू फैमिली के पेट्रियार्की बर्थडे बैंक्वेट में अटेंड करने को कहा, सिर्फ लूनन को रियश्योर करने के लिए। बैंक्वेट में सबके सामने अनाउंस करेंगे कि मैं वो बेटा हूँ जिसे उन्होंने दया करके अडॉप्ट किया था और लूनन लू फैमिली का असली एयर है। ऐसे टोन में जैसे मुझे उनका एहसानमंद होना चाहिए। ये सच में सोचते हैं कि मैं कोई कमजोर हूँ जिसे जैसे चाहे मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैंने लू वानिन का नंबर ब्लैकलिस्ट से हटाया और कॉल किया। कॉल जल्दी कनेक्ट हो गया, लेकिन उठाने वाली ल्यूआनिन नहीं बल्कि लियोनन था। चुचेन, तुम वही बायोलॉजिकल बेटे हो जिसे मम्मी पापा ने हाल ही में ढूंढा है, और तुम वही फेक एयर हो जो बीमार होकर बार बार हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। तुम्हारी आवाज तो काफी एनर्जेटिक लग रही है, कहीं नाटक तो नहीं कर रहे? मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, बॉडी काफी वीक हो गई है हाल में। बेहोश होकर हॉस्पिटल में आना नॉर्मल है। मुझे पता
है तुम मुझे पसंद नहीं करते। अगर तुम्हें तकलीफ है तो मैं मॉम को बता दूंगा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैं घर बदलूंगा। डैड और मॉम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मुझे उनके लिए तुमसे कॉम्पीट नहीं करना चाहिए। जब लुआनिन बाहर से आई तो उसने साफ इमोशनल यूनन को देखा, तुरंत उसके हाथ से फोन छीन लिया। सुचेन, तुमने जाओनन से क्या कहा? वो घर बदलने की बात क्यों कर रहा है? बड़े भाई होने के नाते तुम्हें छोटे भाई के साथ और टॉलरेंट होना चाहिए। इतने जेलस मत बनो कि उसे लू फैमिली से निकालना चाहते हो। लू वेन यिन से डांट खाने के बाद मैंने उनकी बातें सहन करने का कोई इरादा नहीं रखा। चुप रहो, मुझे कॉल मत करो और मैसेज मत भेजो। मैं लू फैमिली की बर्थडे बैंक्वेट में नहीं आ रहा। कृपया मुझसे फिर कभी कांटेक्ट मत करना। ये कहकर मैंने फौरन फोन काट दिया। डिलीट और ब्लॉक करने के बाद एक ताजगी भरी राहत महसूस हुई। अगली सुबह सिस्टम की एक और टास्क ने मुझे जगा दिया। डैम, इस बार सिस्टम चाहता है कि मैं पूरा जोर लगाऊं। सोचा कि इस तरह के इवेंट्स में फॉर्मल अटायर चाहिए होती है, केयरफुली चोजन आउटफिट चाहिए। ऐसे में सीधे लग्जरी मॉल चला जाता हूँ और किसी को आउटफिट तैयार करवा लेता हूँ। शायद आज काम पर नहीं जा पाऊंगा। उसी पल मैंने आखिरकार नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। कंपनी पहुँचते ही रेजिग्नेशन सबमिट कर दी। सारा काम हैंडओवर करने के बाद निकल गया। फिर एक स्टाइलिंग स्टूडियो ढूंढा, वॉश, कट, पर्म और कलर करवाया। लुक पूरा किया। इसमें भी कई घंटे लग गए। कपड़े बदलने के बाद ऑक्शन वाले होटल पहुंचा। शुरू होने के टाइम पर बिल्कुल सही। एंट्रेंस पर स्टाफ ने इनविटेशन देखा। उनका एक्सप्रेशन एक पल बदला, फिर चौड़ी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। गुड इवनिंग मिस्टर सू, मैं आपको आपकी सीट तक ले चलता हूँ। सेन की चैरिटी ऑक्शन में प्राइवेट बॉक्सेस नहीं थे। सीट्स फर्स्ट फ्लोर बालकनी पर थी, बस फ्रंट सीट्स बैक वालों से काफी ज्यादा चौड़ी थी। फैसिलिटीज बिल्कुल अलग लेवल की थी। स्टाफ ने मुझे फ्रंट रो सीट्स तक एस्कॉर्ट किया। ये देकर मैं अंदर से सोच में पड़ गया। जब सिस्टम करता है तो बड़ा करता है। चुयांग, एक जाना पहचाना नाम। मेरी रीड में एक सिहरन दौड़ गई। उस दिन मैंने मौज में फेक नाम दे दिया था। लिजू से फिर टकराने की उम्मीद नहीं थी। मैं मुड़ा और उसकी तरफ देखा। गुड इवनिंग मिस ली। उसके साथ कई फ्रेंड्स भी थी। छोटी सी ग्रीटिंग्स के बाद सब बैठ गए। मेरी सीट देकर सबने चुपके से मेरी तरफ नजर डाली। मुझे लगा कि कोई बगल में बैठ गया। मैंने इंस्टिंक्ट से सिर उठाया। लिजू के साथ आए लोगों में से एक थी। ये औरत कोई इम्पोर्टेंट शख्सियत लग रही थी। मैंने सेनेक्सन को हल्की मुस्कान से ग्रीट किया। 8 बजे अनाउंसर ने ऑफिशियली ऑक्शन शुरू होने का ऐलान किया। कुछ रूल्स पढ़ने के बाद बिडिंग शुरू हुई। आज का पहला आइटम एक क्लासिकल पेंटिंग है। मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए बिड करने का प्लान नहीं था। चुयांग, क्या तुम्हें ये पेंटिंग पसंद है? क्या मैं तुम्हारे लिए बिड करूं? लीसू ने पता नहीं कब किसी से सीट बदली और मेरे बगल में आ बैठी। मेरा कोई रिएक्शन न देकर वो पेंटिंग गिफ्ट करने के लिए बिड करना चाहती थी। इरादा अच्छा है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मैं खुद बिड करूंगा। हम सिर्फ 2 बार मिले हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता गिफ्ट्स एक्सचेंज करने वाला है। क्या उसने देख लिया कि मेरे पास बहुत पैसा है? लॉन्ग टर्म में बड़ी मछली पकड़ना चाहती है। क्लासिकल पेंटिंग आखिर 1.2 मिलियन में बिकी। जल्दी ही दूसरा आइटम आया। ये एक अनपॉलिश्ड रेड जे था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे आग से उठता फीनिक्स हो। इसने तुरंत मेरा ध्यान खींचा। आग से उठते रेड जेड की स्टार्टिंग प्राइस 500,000 है। हर इंक्रीमेंट 50,000 से कम नहीं हो सकता। बिडिंग शुरू होती है 600,000। ऑक्शनियर की बात खत्म होते ही लोगों ने उत्साह से बिड्स लगाना शुरू कर दिया। जब बिड्स धीमी होने लगी मैं कंपटीशन में उतरा। 3 मिलियन अभी 2.8 मिलियन पर थी और एक ही छलांग में मैंने 200,000 बढ़ा दिए। एक और पर्सन हट गया। सुयंग, तुम्हारा बिडिंग स्टाइल। मैंने लिजू को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ पहले ही 3.05 मिलियन पर पहुंच गए। मैंने होंठ दबाए। 4 मिलियन। इस बार तो सेंसन ने भी, जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था, एक आईब्रो उठाई क्योंकि ये बिडिंग स्टाइल किसी कन्वेंशनल लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा था। 4.5 मिलियन। 8 मिलियन। 8 मिलियन ने 2 लोगों को हटा दिया। सिर्फ 2 बचे जो मुझसे कॉम्पीट कर रहे थे। 10 मिलियन। 11 मिलियन। 20 मिलियन। मैंने जरा भी हेजिटेट नहीं किया। ऐसा इंप्रेशन था कि सामने वाला जितना भी बिड करे मैं और ऊपर जाता रहूंगा। सुयंग, आप इस ऑक्शन के हाईएस्ट बिडर हैं। जरा सी भी झिझक नहीं। 20 मिलियन की प्राइस ने सामने वाले कॉम्पिटिटर को तुरंत डरा दिया। आखिरकार मुझे रीबॉर्न फीनिक्स वाला रेड जेड मिल गया। अगले राउंड में मैंने एक सैफायर ब्रैक और युआन डायनेस्टी का एक ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलिन वाज भी बिड करके जीता। और लिजू जो मेरे बगल में बैठी थी मेरे एक्स्ट्रावेगेंट बिडिंग स्टाइल से हैरान रह गई। चुयांग, एक मोमेंट रुको। मेरा नाम सुचेन है। चुयांग मत कहो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किसी अजनबी को पर्सनल इन्फॉर्मेशन न देने की चाहत में मैंने खुद ही अपना नुकसान कर लिया। सुचेन, ऑक्शन अभी आधी भी नहीं हुई और तुम लगभग 100 मिलियन खर्च कर चुके हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी फैमिली को कोई आपत्ति नहीं होगी? ये मेरा खुद का पैसा है, चाहे सब खर्च कर दूं, कोई कुछ नहीं कह सकता। मैंने ये मेंशन नहीं किया कि मैं ऑर्फन हूँ। तो सुचेन, तुम्हारा टारगेट भी पश्चिम वाली वो लैंड है। बहुत लोग उस लैंड के लिए आए हैं। कौन सी लैंड? मैंने आइटम्स की लिस्ट देखी, कोई लैंड ऑक्शन में नहीं दिखी। पश्चिम में एक जमीन है, बिल्कुल उस रिसोर्ट के बगल में जिसे सेन डेवलप करने वाले हैं। सेनेक्सन का टारगेट वो लैंड है। तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है जैसे वो लैंड खरीदना एक श्योर थिंग है। मुझे पहले इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन लिजू की बात ने अचानक मेरी क्यूरियोसिटी जगा दी। श्योर थिंग गारंटीड फॉर्चून जैसी होती है।
अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पक्का बिड करता। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मेरे पास है। उस लैंड में मेरी इंटरेस्ट उस पल चरम पर पहुंच गई। मिस्टर सू हमसे उस लैंड के लिए कॉम्पीट करने वाले हैं। सेनेक्सन ने ठंडे लहजे में कहा, ऑक्शन में जो सबसे ज्यादा बिड करे वही जीता है। मेरी बात ने सेनेक्सन को एक पल के लिए रोक दिया। वो हल्की सी मुस्कुराई। मिस्टर सू सही कह रहे हैं, सबसे ज्यादा बिड करने वाला जीता है। उसके बाद हम दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। थोड़ी देर बाद मैंने 3.8 बिलियन की भारी रकम खर्च करके एक बड़ा पिंक डायमंड खरीदा। मेरा प्लान है कि ये अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड को दूंगा। फैमिली एयरलूम के तौर पर भी अच्छा ऑप्शन है। इससे सेनेक्सन, लिजू और बाकी सबको मेरी कैपेबिलिटीज के बारे में अपनी परसेप्शन रिकंसिडर करनी पड़ी। उन्हें लगा था कि जब मैंने लैंड पर बिड करने की बात कही थी तो मजाक कर रहा था। अब उन सबको मुझे सीरियसली लेना पड़ा। समय बीते गया, ऑक्शन का अंत करीब आने लगा। वो वेस्टर्न लैंड जिसका बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार ऑक्शन पर आई। आखिरी आइटम वेस्टर्न लैंड की स्टार्टिंग प्राइस 50 मिलियन है। हर इंक्रीमेंट 1 लाख से कम नहीं हो सकता। बिडिंग शुरू होती है 80 मिलियन, 100 मिलियन। ऑक्शनियर की बात खत्म होते ही नीचे से एक के बाद एक बिड्स गूंजने लगी। सुएम और मैंने अभी तक मुंह नहीं खोला था। शुरू में जो बिड कर रहे थे वे बेसिकली कैनन फॉडर थे। जब प्राइस कमोबेश एक्सपेक्टेड वैल्यू पर पहुंची, असली कंपटीशन शुरू हुई। सुचेन, तुम कितना बिड करने का प्लान बना रहे हो? लीसू लगातार होती बिड सुनकर मुझसे फिर बात किए बिना नहीं रह सकी। मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली। दिमाग एक अच्छी चीज है, अफसोस इसके पास नहीं है। अरे अरे छोटी सू, ऐसे पूछने से तुम मिस्टर सू के सारे कार्ड्स रिवील कर रही हो। आगे से बोलने से पहले सोचा करो। ली सू की एक फ्रेंड ने उसे वार्न किया। तब उसे याद आया कि उसने मुझसे क्या पूछा था। वो तुरंत शर्मा गई। मैंने हाथ हिलाया। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी मैं बेफिक्र होकर खर्च करता हूँ। आज का स्पेंडिंग लिमिट अनलिमिटेड है। चाहता तो पूरी ऑक्शन ले सकता था, लेकिन मैं इतना लालची नहीं हूँ। जो पसंद आता है तभी बिड करता हूँ। लैंड की प्राइस जल्दी ही 1.1 बिलियन तक पहुँच गई। सेनेक्सन पहले से तैयार हो रही थी। मैंने भी अपना पोस्चर थोड़ा स्ट्रेटन किया। 2 बिलियन। किसी ने मुंह खोला और एक ही बार में 1 बिलियन बढ़ा दिए। इससे कई और लोग हट गए। 2.5 बिलियन। अमीर लोग बहुत है, कोई पीछे नहीं रहना चाहता था। किसी और ने 500 मिलियन और ऐड किए। मैंने सेंसन की तरफ देखा। इस कॉन्ग्लोमरेट एरिस ने अभी तक कुछ नहीं बोला था। 3 बिलियन। और जब सेनेक्सन ने बोला तो एक बार और 500 मिलियन। 3.5 बिलियन। सबने सांस खींच ली। चुचेन, क्या तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं? तुमने अभी अभी उस पिंक डायमंड पर 3.8 बिलियन खर्च किए। जब लिजू ने मुझे 3.5 बिलियन की बिड लगाते सुना, उसके जोश में उछाल आ गया। लू फैमिली द्वारा ऑर्गेनाइज किए ऑक्शन में किसी चीज पर बिड करके पेमेंट न कर पाना आसानी से नजरअंदाज होने वाली बात नहीं है। और लिजू की नजर में कैपिटल के सबसे अमीर लोग शेन, ली और शेन फैमिली से ज्यादा और कोई नहीं थे। लेकिन आज मेरी पावर शो उन 3 ग्रेट फैमिलीज को राइवल कर सकती थी, जैसे अचानक कहीं से उभर आई हो। जाहिर है मुझे पेमेंट न कर पाने के कॉन्सिक्वेंसेस पता है। अगर मैंने बिड की है तो इसलिए कि मेरे पास क्षमता है। 4 बिलियन। सेंसन ने तुरंत अपनी ऑफर दी। 4.2 बिलियन। मेरे पीछे कोई बिड कर रहा था। सिर्फ 200 मिलियन बढ़ाए, लेकिन इससे ये भी इंडिकेट हो रहा था कि शायद ये प्राइस उसकी लिमिट के करीब थी। 6 बिलियन। मैंने बहुत आसानी से ऑफर बढ़ा दी। मेरी ऑफर सुनकर सेंसन के ठंडे चेहरे पर हैरानी आ गई। ये तो उसके एस्टिमेटेड प्राइस से बहुत आगे निकल गया था। ये जानना जरूरी है कि 6 बिलियन सिर्फ लैंड की कॉस्ट है। बाद की डेवलपमेंट तो और भी ज्यादा खर्चीली है। सेंसन को यकीन नहीं था लैंड खरीदने के बाद क्या उसके पास डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त कैपिटल बचेगी। अगर नहीं तो ये लैंड खरीदना पैसे की बर्बादी होगी। उसने मिस्टर सुओ के बारे में सोचा। लैंड खरीदने के बाद वो कौन सा प्रोजेक्ट डेवलप करने का प्लान बना रहे हैं। बाद का डेवलपमेंट भी एक बड़ा खर्च है। उम्मीद है मिस्टर सुओ अच्छे से सोचेंगे। सेंसन ने फिर कुछ नहीं कहा। 5 बिलियन उसकी फाइनल लिमिट थी। अब ये उससे बहुत आगे निकल चुकी थी। आखिरकार 6 बिलियन में वेस्टर्न लैंड मेरे हाथ आ गई। जाहिर है उसे ये लैंड किस लिए चाहिए थी। वो एक्साइटेडली बिड करती रही। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि खरीदने के बाद क्या करेगी। अब सेंसन के रिमाइंडर से उसे एक झटके से होश आया, लेकिन ऑक्शनियर का गैवल पहले ही गिर चुका था। चाहकर भी पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। और जब सेंस सुइन मेरे पास से गुजरी, उसने मेरी धीमी आवाज सुन ली। वो लगभग अपना बैलेंस खो बैठी। उसने मन में सोचा तो सुचेन को लुईस सू ने ट्रिक किया। अगर लुईजू ने वेस्टर्न लैंड का जिक्र न किया होता तो सुचेन शायद बिडिंग में हिस्सा ही नहीं लेता। फिर ये लैंड इतने कंफ्यूजिंग तरीके से सुचेन जैसे नोवाइस के हाथ में नहीं जाती। लेकिन मैंने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। जब किश्ती पुल तक पहुंचेगी रास्ता खुद मिल जाएगा। भविष्य की बातें बाद में सोची जाएंगी। अभी सबसे जरूरी पेमेंट है। मैं पेमेंट लोकेशन पर पहुंचा और सिस्टम द्वारा दिया गया ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला। आज के टास्क का रिवॉर्ड सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। सच में ऐसा है जैसे नींद आ रही हो और कोई तकिया ले आए। मैं अभी सोच ही रहा था कि इन चीजों को सेफली घर कैसे ले जाऊंगा। अब सिस्टम द्वारा दिए गए बॉडीगार्ड से मन काफी हल्का हो गया। लेकिन सिस्टम ने जो बॉडीगार्ड्स दिए वह कहा। मैं सिस्टम से पूछने ही वाला था कि 7 लोगों का एक ग्रुप मेरी तरफ आता दिखा। हर एक की एवरेज हाइट 1.8 मीटर थी। सिस्टम को बताने की जरूरत नहीं थी, मैंने तुरंत पहचान लिया।
लिया। ये सिस्टम द्वारा स्पेशली मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट किए गए बॉडीगार्ड्स थे। डैम, फीमेल बॉडीगार्ड्स की टीम, सब बेहद खूबसूरत। नमस्ते बॉस, सातों ने एक साथ झुकर बो किया। उनके मूवमेंट्स बिल्कुल परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड थे। इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। ये जो मैंने अभी खरीदा है, इसे कार में रखने में हेल्प करो, मुझे सेफली घर पहुंचाओ, बस इतना काफी है। इस प्रिंसिपल के साथ कि जब तक मैं अनकंफर्टेबल नहीं, कोई और होगा। मैंने सातों खूबसूरत बॉडीगार्ड्स को सामान उठाने दिया। लैंड टाइटल डॉक्यूमेंट मैंने खुद उठाई। सातों बॉडीगार्ड्स के साथ निकलने के बाद सेन सुइन और बाकी लोग वहाँ आए जहाँ मैं था। सिस्टर सिन, क्या लगता है आज रात मेरा यूं अचानक आना सबको हैरान कर दिया। वेस्टर्न लैंड इस तरह छिन गई। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? वेस्टर्न एल एंड एक्वायर करना उसकी स्किल है। क्या तुम उससे छीनना चाहती हो? आज रात ऑक्शन में सुचेन की परफॉर्मेंस देकर वो 5 बिलियन की कमी वाला इंसान नहीं लगता। इसके अलावा वे बॉडीगार्ड्स ऑर्डिनरी नहीं लग रही थी। ये कैसे हो सकता है? मैं बस सोच रही थी कि क्या हम उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर वो लैंड पर 5 बिलियन खर्च करने को तैयार है तो इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और ये भी कि उसने लैंड पर बिड इसलिए की क्योंकि जियाओसु ने उसका मेंशन किया। शायद उसके पास अभी कोई प्लान नहीं है। जब तक हमारा प्रोजेक्ट प्लान अच्छा है, उसके पास मना करने की कोई वजह नहीं होगी। जब से सुचेन ने वेस्टर्न लैंड एक्वायर की है, मैं इसकी फीजिबिलिटी सोच रही हूँ। ये आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन हम में से कौन उससे बात करेगा? और उसे पता नहीं था कि ऑक्शन में सिंपली अटेंड करने से मेरे पैसों पर पहले ही नजर लग चुकी थी। अब सातों खूबसूरत बॉडीगार्ड्स की एस्कॉर्ट में मैं सावधानी से अपनी विला वापस जा रहा था। अगली सुबह सिस्टम की इरिटेटिंग आवाज फिर गूंजी। उसकी बात सुनने के बाद मैं चुप रहा। ये ऐसा नहीं है कि आज गलत कदम उठाया और फिर छोड़ दिया। हालांकि मैंने मेंटली सिर्फ क्रिटिसिज्म की। सिस्टम जो भी कहे मैं आज्ञाकारी होकर पूरा करूंगा। सिर थ्रॉबिंग कर रहा था। सोच रहा था कि पैसे कैसे खर्च करूं। तभी सेन सुसीम ने कॉल किया। कहा कि कोलैबोरेशन डिस्कस करना है। एक कॉफी शॉप में मिलने का तय हुआ। फ्रेश होकर एक स्मार्ट और क्लीन आउटफिट पहनी, तय टाइम पर कॉफी शॉप पहुंचा। सेनसिन पहले से वेटिंग में थी। थोड़ी सी फॉर्मल बातों के बाद सेनसिन सीधे पॉइंट पर आ गई। मिस्टर सू को पता होगा कि कल की ऑक्शन मेनली ली सू और मेरे द्वारा हैंडल की गई थी। हम दोनों ने वेस्टर्न लैंड पर बिड करने का प्लान बनाया था। हमें उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर सू कहीं से आएंगे और ले जाएंगे। मुझे लगता है आपने इम्पल्स में बिड किया और शायद अभी कोई डेवलपमेंट प्लान नहीं है ना? क्या कोइंसिडेंस है? मेरे पास तो डेवलपमेंट प्लान है। पता नहीं मिस्टर सू को इंटरेस्ट होगा या नहीं। ये कहते हुए सेन सुसीम ने बैग से एक डॉक्यूमेंट निकाला। ये हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट के डेवलपमेंट का प्लान था। पता चला कि कल मैंने जो लैंड खरीदी वो उसकी लैंड के बगल में ही है। दरअसल वो लैंड ऑक्शन पर इसलिए थी ताकि प्रोजेक्ट को ज्यादा एक्सपोजर मिले। थोड़ी सी भी विजन वाला कोई भी सेन के साथ कॉम्पीट नहीं करता। किसन इस सोचा था कि मेरे जैसा कोई अचानक आ जाएगा। मुझे सेन सुक्सीन की बातों में एक हल्का सा व्यंग्य, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन और काफी रेजिग्नेशन महसूस हुई। मैंने अपनी नाक छुई। सच में मैंने इसे ठीक से नहीं सोचा था। कोलैबोरेशन की बात निगोशिएबल है। अगली बार ऑक्शन हो तो मैं ऐड कर दूंगा। तुम्हारी चीजों के लिए कॉम्पीट नहीं करूंगा। मिस्टर सू अभी भी अगली बार की सोच रहे हैं। मैंने कुछ और नहीं कहा। ये गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन सेन के साथ कोलैबोरेट करना भी एक अच्छा ऑप्शन है जब तक बिना हाथ उठाए पैसे आते रहें। देखो, मुझे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा समझ नहीं है। अगर कोई मुझे चीट करे तो शायद प्रॉब्लम पकड़ में भी ना आए, लेकिन रेंट कलेक्ट करने में मेरी बहुत दिलचस्पी है। मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे प्लान के हिसाब से रिसोर्ट बिल्ड करने के लिए एक टीम हायर कर सकता हूँ और तुम मुझे हर क्वार्टर रेंट पे करोगी। सेनेक्सिन को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा प्रपोजल करेगा। वो पूरी तरह बिविल्डर्ड रह गई। किसी ने भी ऐसा प्रपोजल कभी नहीं दिया था। आखिर जो लोग कोलैबोरेट करना चूज करते हैं उनके पास बेसिकली आगे की डेवलपमेंट के लिए कैपिटल नहीं होता। मिस्टर सू का प्रपोजल काफी नॉवल है। मैं वापस जाकर कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस करूंगी। बाद में जवाब दूंगी। जो चाहो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरे लिए पैसा तुच्छ चीज है। प्रोजेक्ट डेवलप होने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सेनेक्सिन के लिए टाइम ही मनी है। सेनेक्सिन ने ब्लैक कॉफी का एक सिप लिया। आखिर में वो चली गई। मैंने कॉफी खत्म की और चुपचाप बाहर निकल गया। जैसे ही पार्किंग लॉट पहुंचा, किसी ने मेरा नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो ल्यूअन वानिन थी। मैं बस फ्रस्ट्रेटेड हो गया। तुम यहाँ कैसे? जानते हो ये जगह क्या है? ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। ये सेन ग्रुप बिल्डिंग का एरिया है। पास में हाई एंड शॉपिंग एरियाज भी है, लेकिन लू फैमिली इस स्ट्रीट पर नहीं है। बस घूम रहे हो। मैं ये नहीं कह सकता था कि मैं अभी कैफे में प्रेसिडेंट सेन के साथ कॉफी पी रहा था। लू वेन यिन के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि शायद उसे लगा मैं बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। जाओनन कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है। परसों ग्रैंडपा की 80वीं बर्थडे है। आज मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए सूट तैयार करवा देती हूँ। ग्रैंडपा की बर्थडे बैंक्वेट में तुम्हें आना ही होगा। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे खुद को बेइज्जत करवाने की आदत नहीं है। मत सोचो कि मुझे पता नहीं। ओनन की उस लग्जरी का ख्याल रखने के लिए बैंक्वेट में अनाउंस करने का प्लान है कि वे मुझे बेटे के तौर पर अडॉप्ट करेंगे। भले ही मेरे पास सिस्टम न होता या बिलियंस न होते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम डैड और मॉम के बेटे हो। अगर तुम ग्रैंडपा की बर्थडे बैंक्वेट में नहीं आए तो कैपिटल के वेल्दी सर्कल में हमारे बारे में क्या सोचेंगे? लू वेन यिन ने थ्योरिया चढ़ाई। उसे बस लग रहा था कि मैं इरेशनल हो रहा हूँ। अभी भी कह रही हो कि मैं लू फैमिली का बेटा हूँ।
हूँ। जब से उन्होंने मुझे ढूंढा है वे यही सोचते रहे कि मैं अभी कैसे जी रहा हूँ। ल्यूनन अभी जो कुछ भी एंजॉय करता है वो सब मेरा होना चाहिए था। मैंने उसका क्लेम नहीं किया, ये पहले से ही उदार होना है। भले ही मैं उनके साथ नहीं बड़ा हुआ, ब्लड इसकी वजह से उन्हें मेरे साथ फेयर होना चाहिए। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, बस एक्सपेंस मनी की बात करते हैं। मैंने सुना है कि लू जाउन को महीने में 1 मिलियन मिलते हैं। मैं 21 साल का हूँ, 252 महीने, 1 मिलियन महीना यानी 252 मिलियन। मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स और सिस्टर के तौर पर उन्हें मुझे कॉम्पनसेट करना चाहिए। मेरी बात ने लू वानिन को स्पीचलेस कर दिया। उसने मुंह खोला लेकिन कुछ निकला नहीं। 200 मिलियन से ज्यादा एक्सपेंस मनी। ल्यूआनन इसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। हालांकि लू फैमिली की कैपिटल में एक रेपुटेशन है, लेकिन एक साथ इतना कैश विथड्रॉ करना काफी मुश्किल है। हर कोई मेरी तरह नहीं है जिसके पीछे एक इनह्यूमन सिस्टम है। ठीक है, मैंने कई बार कह दिया, मैं लू फैमिली में वापस नहीं जाऊंगा। आगे जब भी मुझे देखो ऐसे करो जैसे पहचानते नहीं। मैं लू वैन यिन के पास से निकला और सीधे सिस्टम की वैन में बैठ गया। मेरी वैन देकर लू वैन यिन को बड़ी कंफ्यूजन हुई, लेकिन आगे सोच पाती उससे पहले उसका फोन बज गया। उस दिन पैसे खर्च करने के इरादे से मैं सीधे मशहूर एंटिक स्ट्रीट पर पहुंचा। कई बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर गया, फिर जुबसाई नाम की एक एंटिक शॉप में पहुंचा। शॉप में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ एक बुजुर्ग दिखे जो केयरफुली काउंटर पर आइटम्स साफ कर रहे थे। नमस्ते, मुझे एक पर्पल क्ले टी शर्ट चाहिए। बुजुर्ग ने अपना काम रोका। जवान आदमी, क्या तुम्हें टी के बारे में कुछ पता है? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे टी के बारे में ज्यादा नहीं पता। बस घर के टी रूम के लिए एक टी सेट चाहिए। प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टी के बारे में कुछ नहीं जानते तो पर्पल क्ले सेट क्यों खरीदना? बाहर से एक सस्ता सेरामिक सेट खरीद लो, काफी है। इन शब्दों का मतलब था कि वो बेचना नहीं चाहते थे। बताइए मुझे क्या करना होगा ताकि आप मुझे बेच दें? प्राइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच में खरीदना चाहते हो? बुजुर्ग ने उसे देखा। अगर तुम मेरा टेस्ट पास कर लो तो मैं ये पर्पल क्ले टी सेट बेच दूंगा। कौन सा टेस्ट? मैंने बुजुर्ग को सावधानी से देखा। मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। रिलैक्स करो, ये कोई जान लेने या कुछ जलाने का टेस्ट नहीं है। बस मुझे चाय बनाते देखो और अगर तुम सक्सेसफुली एक टी पॉट बना सको तो पास। बुजुर्ग मुझे शॉप के टी रूम में ले गए और चाय बनाने लगे। मैंने बिना पलक झपकाए देखा, या यूं कहें एक एंटिक डीलर में एक खास पुरानी सी चाम थी। हालांकि टी आर्ट का मुझे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरी अच्छी मेमोरी ने मदद की। मैंने बुजुर्ग की सारी मूवमेंट्स याद कर ली, हर जेस्चर की डिटेल में नकल की और आखिर में सक्सेसफुली एक टी पॉट बनाने में कामयाब हो गया। बुजुर्ग ने चाय बनाते वक्त मेरे मूवमेंट्स देखे। उन्होंने चुपचाप अपने आप को सिर हिलाया। जवान आदमी, कोई टैलेंट है तुम्हारे पास। ये पर्पल क्ले टी सेट मुझे एक दोस्त से मिला था। वो सॉन्ग डायनेस्टी का है, अब तक प्रिजर्व हुआ है। प्रैक्टिकली एक फैमिली एयरलूम है। अगर उसकी फैमिली पर बुरा वक्त न आया होता और उसे अर्जेंटली पैसों की जरूरत न होती तो बेचते नहीं। मैं तुम्हें चीट नहीं करूंगा। 2 मिलियन में तुम्हारा। मैंने पर्पल क्ले टी सेट उठाया और देर तक देखता रहा। हाँ, हालांकि इसकी वैल्यू मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन छूने पर जो फीलिंग थी वो सच में एक्सीलेंट थी। ठीक है, कार्ड से पे करूंगा। मैंने अपने बाएं हाथ से ब्लैक गोल्ड कार्ड बुजुर्ग की तरफ बढ़ाया। मेरे हाथ में कार्ड देकर बुजुर्ग ने हल्का सा आईब्रो उठाया। आज एक वेल्दी क्लाइंट मिलने की उम्मीद नहीं थी। बढ़िया है, पैक कर देता हूँ। मेरे पीछे खड़े सातों बॉडीगार्ड्स ने सामान उठाने की ऑफर की। बुजुर्ग ने मेरे पीछे के बॉडीगार्ड्स को देखा। वो थोड़े सरप्राइज लगे, लेकिन ये सोचकर कि ये एंटिक स्ट्रीट है उन्हें इतना अजीब नहीं लगा। मैं एंटिक शॉप से बाहर निकला, स्ट्रीट पर चलता रहा। कहीं कुछ हजार खर्च किए, कहीं कुछ दसियों हजार। बचे हुए 2.95 मिलियन बिना ध्यान दिए खर्च हो गए। जब टास्क कंप्लीट होने की नोटिफिकेशन मिली, मैं रुका, पीछे मुड़कर देखा और रियलाइज किया सातों बॉडीगार्ड्स के हाथ पहले ही बहुत सारे सामान से भर चुके थे। मैं स्ट्रीट पर चलता रहा। यहाँ कुछ हजार खर्च किए, वहाँ कुछ दसियों हजार खरीदे। बचे हुए 2.95 मिलियन बिना ध्यान दिए खर्च हो गए। जब टास्क कंप्लीट होने की नोटिफिकेशन मिली, मैं रुका, पीछे मुड़कर देखा और रियलाइज किया सातों बॉडीगार्ड्स के हाथ पहले ही बहुत सारे सामान से भरे हुए थे। लगता है आज थोड़ा ज्यादा खरीद लिया, बस यही रोकते हैं, घर चलते हैं। हाथ के एक इशारे से मैंने वही घर जाने का फैसला किया। सातों के दिल में एक गहरी राहत आई। सिस्टम होस्ट के साथ टास्क परफॉर्म करना कोई आसान काम नहीं था। अगली सुबह सिस्टम ने फिर मेरी नींद डिस्टर्ब की। ये सुनकर कि सिस्टम के भी दिन ऑफ होते हैं, मैं स्टन रह गया। जब रियलाइज हुआ कि लिमिट का उसे मैंडेटरी नहीं है तो मैंने राहत की सांस ली। हर दिन ये सोचते सोचते दिमाग पर जोर पड़ता था कि पैसे कैसे खर्च करूं। सच में सिरदर्द था। दांत ब्रश किए और हाथ धोए, रूम से बाहर निकला, खुद ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करने लगा। गुड मॉर्निंग बॉस। अचानक एक ठंडी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं टैक्टिकली पीछे हट गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये बॉडीगार्ड 07 थी। बॉस, ब्रेकफास्ट तैयार है, जब चाहे खा सकते हैं। 07 ने एक परफेक्ट गोल्डन प्रोपोर्शंस फिगर के साथ ब्लैक सूट पहनी हुई थी। मैं खुद को 2-3 बार उसकी तरफ देखने से नहीं रोक पाया। क्या तुम्हें कुकिंग भी आती है? क्या ये बॉडीगार्ड्स नहीं है? मुझे ओरिजिनली लग रहा था कि जब टाइम मिलेगा तो कुछ शेफ्स हायर करूंगा ताकि खुद कुकिंग न करनी पड़े। इसके अलावा विला नंबर 1 बहुत बड़ी है। शेफ्स के अलावा कुछ सर्वेंट्स और एक बटलर भी चाहिए। वाह, मैंने 07 को अलग नजरों से देखा। सिस्टम ने मुझे 7 बॉडीगार्ड्स दिए। शेफ तो गिफ्ट में आई। मुझे इतनी अच्छी
अच्छी किस्मत कैसे मिली। मैं डाइनिंग रूम पहुंचा। टेबल पर वेरिड ब्रेकफास्ट का भरा पूरा स्प्रेड देकर मुझे पता चला कि 07 की कुलिनरी स्किल्स कोई सिंपल नहीं थी। इतना ज्यादा है कि मैं अकेले नहीं खा सकता, बाकी सबको भी बुला लो। वैसे क्या तुम सब बिना एक्स्ट्रा कपड़ों के आए हो? आज मेरे पास बिल्कुल कोई काम नहीं है, साथ मॉल चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े चूज करता हूँ। मैंने छोटा सा स्टीम्ड बन मुंह में डाला, तब नोटिस किया कि 07 और ईगोई ने कल वाले ही कपड़े पहने थे। हालांकि विला में ड्रायर है और कपड़े रात भर में सूख जाते, लेकिन उन्हें हर वक्त सेम आउटफिट में नहीं रखा जा सकता। तुम्हारे बगल वाली 07 बोलने के लिए बहुत ईगर है। सिस्टम के साथ आने वाले कपड़ों में ऑटोमेटिक क्लीनिंग फंक्शन है, लेकिन मेरा सीरियस एक्सप्रेशन देखकर आखिर में कुछ नहीं कहा। ठीक है बॉस, मैं बाकी सबको बताती हूँ। 1 घंटे बाद मेरे हाथ के इशारे पर हमारा पूरा ग्रुप मॉल पर मास में पहुंचा। आज तुम्हारा दिन है, जो भी पसंद आए बताओ। आज सब यंग सू की तरफ से। बॉस की जेनरोसिटी के लिए शुक्रिया। वो बहरा कर देने वाला शोर इसलिए था कि वे चाहते थे कि मैं उनके 3 बेडरूम अपार्टमेंट में किराया मुक्त रहूं। शांत रहो, लो प्रोफाइल रखो, चलो अंदर जाकर कपड़े चूज करो, जो स्टाइल पसंद हो वो ले सकते हो। मैं तुम सबको ब्लैक और सनग्लासेस पहनने के लिए फोर्स नहीं कर रहा। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, पीछे खड़े कई बॉडीगार्ड्स की आंखें चमक उठी। बॉस, मुझे उस स्टोर के कपड़े पसंद है, 07 सबसे पहले बोली। मैंने देखा जहाँ वो इशारा कर रही थी। ये एक ट्रेंडी क्लोथिंग स्टोर निकला। ठीक है, फिर उसी स्टोर में चलते हैं। तुम सभी देखो, जो पसंद आए बताओ। हम उस ट्रेंडी स्टोर की तरफ बढ़ रहे थे। सूचेन, वो जानी पहचानी आवाज और वो एरोगेंट टोन, मुझे सच में गालियां देने का मन किया। पर्सिस्टेंट सोल, सिस्टर, वो तुम्हारा भाई है। वो मीठी सी आवाज, बिना गैस किए पता था ये किसका था। तो तुम उसके बेटे हो, इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने मुड़कर भी नहीं देखा, सिर्फ आवाज सुनकर पता चल गया कि ये मेरी बायोलॉजिकल मदर थी, जिनसे मैं कभी नहीं मिला। मुझसे कुछ कहना है? ये कैसा एटीट्यूड है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, जानते हो, इस तरह बात करते हो मुझसे। सैन यकीन पहले ही इस अचानक आए बेटे से अवर्जन फील कर रही थी, एक साइकोलॉजिकल अवर्जन, और अब मेरा एटीट्यूड देकर वो मुझे और भी कम पसंद करने लगी। इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसी तरह बात करता हूँ जिस तरह आप करती है। मुझसे कुछ कहना है? अगर नहीं तो मैं चल रहा हूँ, मैं बिजी हूँ। तुम्हारे साथ बर्बाद होने वाला हर सेकंड मुझे 10,000 डेली वेज खर्च करने से रोक सकता है। भाई, मैंने तिरछी नजर से लू ऑनन की तरफ देखा, जो अडोरेबल बनने का नाटक कर रहा था। मैं ऑफन हूँ, सिबलिंग स्वीकार करने की मुझे आदत नहीं है। इसके अलावा हम एक ही दिन पैदा हुए हैं और अभी ये साफ नहीं है कि कौन पहले पैदा हुआ। पहले सब क्लियर करो, फिर डिमांड्स लेकर आओ। सूचेन, लू वेन किंग को उम्मीद नहीं थी कि मैं न सिर्फ उसके साथ बुरे से पेश आऊंगा, बल्कि बड़ों के साथ और उसके भाई के साथ, जो अभी हॉस्पिटल से निकला था, इतना कटिंग भी बोलूंगा। वो सार्कास्टिक था। मैंने सुना और तुम्हें कितनी बार बताया, आगे जब भी मिलो ऐसे करो जैसे पहचानते नहीं। मिस लू, तुम्हें सच में ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं आती। हर बार मिलने पर झगड़ा होता है। मैं थक गया हूँ। ये कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा। रुको, कल मैंने तुम्हें बताया था कि परसों ग्रैंडपा का बर्थडे है। लू फैमिली के बेटे के रूप में तुम्हें वहाँ होना चाहिए। हम आज जाउनन के लिए सूट चूज करने आए थे, तो चूंकि मिल गए, साथ चलो। मैंने लू वेन किंग को देखा। तो तुम इतना जोर दे रही हो कि मैं बर्थडे पार्टी में आऊँ? अफर्मेटिव जवाब मिलने के बाद मैं हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं आऊंगा। अपना सूट खुद चूज करूंगा, लेकिन उम्मीद है तुम अपना मन नहीं बदलोगी। उसके साथ मैं जाने की तैयारी करने लगा। रुको, मैंने एक पल के लिए आंखें बंद की, खुद से कहा कि शांत रहना जरूरी है। थोड़ी देर बाद मैं फिर मुड़ा। एक बात और, सब एक साथ कह दो, तुमने अभी नहीं बताया, उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? चंगिन ने त्योरिया चढ़ाई और बेसब्री से कहा, भाई गुस्सा मत हो, माँ बस तुम्हारी चिंता कर रही है। आखिर तुम एक मर्द हो और मॉल में इतनी सारी औरतों से घिरे घूम रहे हो। लूजा ओनोनन ने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन जो अनकहा था उसमें बहुत कुछ इमेजिनेशन के लिए छोड़ दिया था। तुम जो हो वैसा ही दूसरों को समझते हो, चुप रहना ही बेहतर है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं हाथ उठाऊं। नालायक बेटे, क्या करना चाहते हो? जाओनन अभी हॉस्पिटल से निकला है, क्या चाहते हो कि वो निकलते ही फिर भर्ती हो जाए? बस कुछ शब्दों में कमिटेड हो जाते। पेपर्स लूजान है क्या? मिसेज सैंग यकीन, मुझे उम्मीद है आप समझती है कि मुझे आपने नहीं पाला। मैं अभी जो भी पैसे खर्च करता हूँ वे मेरे खुद के हैं। लू फैमिली में किसी को भी मुझे कुछ बताने का हक नहीं है, आप भी नहीं, मेरी बायोलॉजिकल मदर होकर भी नहीं। मेरी बात ने लू हाकिंग और उसकी माँ को स्पीचलेस कर दिया। वे जवाब देना चाहते थे, लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सच था। सिर्फ लूजा ओनन एक कोने में, जहाँ कोई नहीं देख सकता था, ऐसे लुक दे रही थी जैसे जहर खा लिया हो। उसके दिमाग में मलिशियस थॉट्स आने लगे। बस यही है, अगर कहने को कुछ नहीं है तो मेरे सामने से हट जाओ। ये सब कहने के बाद मैं कई बॉडीगार्ड्स को लेकर फैशन स्टोर में गया। इस मॉल में मुझे एक टाइकून के रूप में जाना जाता है। स्टोर के लोग मुझे देखते ही बड़े उत्साह से ग्रीट करने लगे। माँ, सिस्टर, लगता है ये स्टोर वुमेन्स क्लोथिंग बेचता है। भाई उन लड़कियों के लिए कपड़े खरीद रहा है। जाने दो, ये भाई है, इससे हमारी लूसी फैमिली की रेपुटेशन पर असर नहीं पड़ेगा, बात फैलेगी। लू ऑनन ने खुद को कंपोज करने के बाद अपना परफॉर्मेंस शुरू किया। HMPH वरण को बाहर पाला गया, स्वभाव जंगली हो गया। वैनकिन, आगे इस पर नजर रखना, हमारी लू फैमिली की रेपुटेशन खराब न करे। लू वेन किंग ने लू जाओनन को मिक्स्ड फीलिंग से देखा, लेकिन आखिर में सिर हिला। या समझ गया।
गई। ठीक है, जाने दो, हमने जाओनन का सूट अभी चूज नहीं किया। इर्रेलेवेंट लोगों को हमारा दिन खराब न करने दो। इस बीच फैशन स्टोर के अंदर मैंने सेल्स वुमेन से एरोगेंटली कहा, ये सब पैक कर दो, उसके साइज का लाओ जो उसे फिट करे। मैंने ट्राई करने को नहीं कहा क्योंकि आज हम 7 लोगों के लिए कपड़े खरीद रहे हैं। अगर सबने ट्राई किया तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सेल्स वुमेन का चेहरा खुशी से चमक उठा जब उसने देखा कि मैं एक साथ इतनी आइटम्स चूज कर रहा हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि मॉल में इन्हें बड़ा खर्च करने वाले के रूप में जाना जाता है। ये कपड़े अलोन कई दिनों की सेल्स कवर कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद मैं ग्रू को लेकर सीधे दूसरे स्टोर में गया। इस मॉल में मेरी हिस्ट्री को देखते हुए जब पता चला कि मैं 7 बॉडीगार्ड्स के लिए कपड़े खरीदने वाला हूँ, मॉल के सभी वुमेन्स क्लोथिंग स्टोर्स में हलचल मच गई। जब हम बड़ी शॉपिंग स्प्री के बीच में थे, एक आवाज आई, मिस्टर सू फिर मिले। सैन सुक्सीन को उम्मीद नहीं थी कि मैं मॉल में आ जाऊंगा और उन्हें मिल जाऊंगा, लेकिन जिस स्टोर में मैं था वो देखकर सैन सुक्सीन थोड़ी कंफ्यूज लगी। क्या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े खरीद रहे हो? सैन सुक्सीन को रियलाइज नहीं हुआ कि उसके गाल हल्के से पिंक हो गए। नहीं, ये मेरे बॉडीगार्ड्स के लिए है। ये सुनकर सैन सुक्सीन ने राहत की सांस ली। शॉपिंग एंजॉय करो, अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो कभी भी कॉल कर सकते हो। सैन सुक्सीन की बातों ने मॉल में मेरा स्टेटस और ऊंचा कर दिया। जैसे ही सैन सुक्सीन जाने वाली थी, एक फिगर अचानक प्रकट हुई और उसे रोक लिया। मिस सैन, सच में आप ही हैं? वो गहरी मधुर आवाज कौन हो सकता था? सिनोलू जाओनन। उसने सेनेक्सिन के पास आने की कोशिश की। सेनेक्सिन ने जल्दी से एक कदम पीछे लिया। इसे हटाओ। उसके पीछे चल रहे बॉडीगार्ड्स ने उसे समय पर रोक लिया। जी मिस सैन। लियोनेन कुछ रिएक्ट करता उससे पहले कई मजबूत आदमियों ने उसे पकड़ लिया। जब वे उसे बाहर घसीट रहे थे, लियोनेन पागलों की तरह चिल्लाया, डैम, छोड़ो मुझे। इस यंग मास्टर को पकड़ने की हिम्मत? रुको, जाओनन को जल्दी छोड़ो। क्या दिन दहाड़े उठाना चाहते हो? क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? सैंग यकिन अचानक दौड़कर रास्ते में आ गई। वो पहले से बड़ी उम्र की थी और बॉडीगार्ड्स उन्हें हटाने में झिझक रहे थे। लियोनेन सच में बॉडीगार्ड्स की पकड़ से छूटने में कामयाब हो गया। आजाद होते ही वो जिद से सेंसिन की तरफ दौड़ा, लेकिन क्विक रिफ्लेक्सेस वाले एक बॉडीगार्ड ने उसे 3 मीटर्स दूर रोक दिया। कोई रास्ता नहीं था। वो सिर्फ 3 मीटर्स दूर खड़ा होकर अपना परिचय चिल्लाने लगा। सैन के पास जाने का ये मौका मिस नहीं करना था। मिस सैन, मैं लू जाओनन हूँ। पिछली बार एक बैंक्वेट में मिले थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लू जाओनन हो या ल्यूमलोनन। अगर फिर कभी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत की तो एक रात में लू ग्रू को बैंकरप्ट कैसे करते हैं दिखा दूंगी। 25 साल की उम्र में सैन ग्रू की प्रेसिडेंट की पोजीशन फर्मली संभाले। सैन सुक्सीन ऐसी नहीं है जिससे कोई खिलवाड़ कर सके। PFF, मैं और मेरे बॉडीगार्ड्स एक तरफ खड़े ये तमाशा देख रहे थे। सेंसिन ने लियोनेन को जिस तरह हैंडल किया वो सुनकर मुझे हंसी रोकना मुश्किल हो गया। सेन सुइन मेरी तरफ मुड़ी, होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ। मिस्टर सू, ये शो एंजॉय कर रहे हो? हाँ, काफी। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। सू चेन, तुम यहाँ हंस रहे हो? क्या देख नहीं रहे कि वे जाओनन के साथ क्या कर रहे हैं? मिसेस सैंग, तुम ये भी कंट्रोल करोगी कि मैं किस पर हंसूं? इसके अलावा साफ दिख रहा था कि तुम्हारे बेटे ने एक अमीर और खूबसूरत लड़की को फ्लर्ट करने की कोशिश की। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था और मिस सेन ने अपने बॉडीगार्ड से उसे रोकवाया। उन्होंने उसकी टांग नहीं तोड़ी। ये पहले से ही काफी जेनरस है। भाई, सैन सुइन ने हल्का सा आईब्रो उठाया जब उन्होंने लियोनेन को मुझे भाई कहते सुना। लगता है इन लोगों के बीच कुछ हिस्ट्री है। मिस्टर लू, भाई बहन पहचानने की तुम्हारी ये आदत सच में एक सीरियस बीमारी है। सेन सुइन ने सपोर्टिवली सिर हिलाया। हाँ, ये सीरियस बीमारी है। चलो इन दोनों गंदी चीजों को मॉल से बाहर करो। जब वो इरिटेटिंग माम बेटे को मॉल से बाहर किया गया, सैन सुइन ने फिर मेरी तरफ देखा। पहले वेस्टर्न सबर्ब्स की लैंड के बारे में मेंशन करना भूल गई थी। मिस्टर सू, आपके पास कब टाइम है? बैठकर डिटेल में डिस्कस करें। बिल्कुल, अभी मैं काम नहीं कर रहा। तो मिस सैन जब चाहे मुझसे मिल सकती है। दरअसल सैन ग्रू के साथ मिलकर उस वेस्टर्न सबर्ब्स की लैंड डेवलप करने के लिए मैं बहुत विलिंग हूँ। तो कल सुबह 10 बजे। मिस्टर सू, क्या आप सैन के ऑफिस में आ सकते हैं? जो प्लान मैंने आपको पहले दिखाया था वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन था। डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान हम कंपनी के अंदर ही शेयर करते हैं। उसे सेन बिल्डिंग के बाहर नहीं ले जा सकते, इसलिए आपको यहाँ आने की तकलीफ उठानी होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कल तय टाइम पर पहुँच जाऊंगा। हम अलग हुए। मेरा फोन लगातार नोटिफिकेशन से बजिंग होने लगा। कई मैसेजेस पॉपअप हुए। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। सब बैंक कार्ड में डिपॉजिट्स की नोटिफिकेशंस थी। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस। डैम, कुछ भी 10 बिलियन से कम नहीं। ये देकर मैं पूरी तरह स्टन रह गया। पता चला कि सिस्टम ने जो लैंड रिवॉर्ड में दी थी वो इनकम जनरेट करने लगी थी। सदर्न सबर्ब्स के कार सिटी वाली थोड़ी छोटी है। 500 मिलियन महीना रेंट क्वार्टरली पे होता है, यानी 100 मिलियन। लेकिन डाइनी बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में कुल 8,800 ऑफिसेज है। हर ऑफिस का मंथली रेंट 300,000 है, जो 3 महीने में 7.92 बिलियन बनता है। पार्किंग फीस अलग से। इससे मेरे पास लगभग 10 बिलियन आ गए। लेकिन मैं जल्दी ही शांत हो गया। एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते जाहिर है टैक्सेस देने होंगे, इसलिए टैक्सेस का काम मैंने अपनी बॉडीगार्ड टोडरिनो 06 को सौंप दिया। अगला दिन संडे था। सिस्टम के हिसाब से वीकेंड। जैसा हमेशा होता है, वर्कर के डेली वेज के 10,000 खर्च करने का टास्क नहीं था, क्योंकि मैंने पहले से अरेंज किया था। जैसा सैन सुक्सी ने पहले कहा था, आज हम सैंग ग्रुप में भी स्टर्न सबर्ब्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले थे, इसलिए मैं सेन ग्रुप में जल्दी पहुंच गया। सेन सुक्सीन के साथ थोड़ी फॉर्मल बातों के बाद उसने वेस्टर्न सबर्ब्स रिसोर्ट कॉम्प्लेक्स का डिटेल्ड प्लान मेरे सामने रखा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन देखते हुए मुझे साफ पता चल रहा था कि इस प्रोजेक्ट में कितनी बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी और सेन ग्रुप इसे कितना इंपॉर्टेंट मानता है। मैंने पूरा प्लान शुरू से अंत तक पढ़ा। मानना पड़ेगा, हालांकि मैं इस फील्ड में नोवाइस हूँ, लेकिन मुझे भी लगता है कि इस प्रोजेक्ट की प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छी है। लेकिन मैं अभी भी उसी कोऑपरेशन मॉडल पर कायम हूँ जो पहले बताया था। मैं लैंड को शेयर होल्डर के रूप में कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, लेकिन सेन ग्रुप के साथ जॉइंटली डेवलप कर सकता हूँ। अपनी लैंड का सारा डेवलपमेंट कॉस्ट मैं पर्सनली कवर करूंगा। सेन ग्रुप को बस एक फिक्स्ड रेंट देना होगा और इस लैंड को यूज या डेवलप कर सकते हैं। उन्हें मुझे डिविडेंड्स देने की जरूरत नहीं। क्या ये हम दोनों के लिए बेनिफिशियल नहीं है? मेरी बात सुनकर सेंसन ने हल्की सी थ्योरिया चढ़ाई। अगर हर साल रेंट देना पड़े तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पीरियड में ये एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस जैसा होगा। मिस्टर सू, आपके मन में कितना रेंट है? मैं आपसे एडवांटेज नहीं लूंगा। मार्केट प्राइस से 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। 1.08 बिलियन सालाना। 108 आपके बिजनेस के लिए एक लकी नंबर। ये फेयर नहीं है। अगर सच में नहीं चलता तो हर क्वार्टर 3000 भी पे कर सकते हो। डिस्काउंट के साथ 2,700,000। सेंसन ने मन में जल्दी से कैलकुलेशन की और आखिर में तय किया कि एनुअल रेंट देना डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इसलिए कुछ डिस्कशन के बाद हमने आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अपने हाथ में नए साइन किए लीज को देकर मैं बहुत सेटिस्फाइड था। एक और रेंट कलेक्ट करने का दिन, लंच का टाइम है। मिस्टर सू, अगर आपको बुरा न लगे तो सक्सेसफुल कोलैबोरेशन सेलिब्रेट करने के लिए मैं आपको ट्रीट दूंगी। मैंने टाइम चेक किया, बिल्कुल नून था। फिर मैं आपका इन्विटेशन खुशी से एक्सेप्ट करता हूँ। हम जल्दी ही मशहूर ल्यूक एक्सियांग रेस्टोरेंट पहुँच गए। डिशेज ऑर्डर करने के बाद हम दोनों चुप रहे और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसी वक्त मेरा फोन अचानक बज उठा। ये कॉल बिल्कुल सही टाइम पर आई। जैसे ही उठाया, दूसरी तरफ से इंसान ने कॉल का रीजन बताया। नमस्ते मिस्टर सू, मैं वैंग जोंगसिन हूँ, एमरल्ड लेक नेबरहुड का प्रॉपर्टी मना गेर। कल हमें खबर मिली कि आपने कैश में हमारा पूरा नेबरहुड खरीद लिया। मैं ये पूछने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि क्या आप घरों को रेंट पर देना चाहेंगे? हमारी मैनेजमेंट सब कुछ आपके लिए हैंडल कर सकती है। ये सुनकर मुझे याद आया कि कल एंटिक स्ट्रीट पर स्पेंडिंग टास्क कंप्लीट करने के बाद सिस्टम ने सीधे एक पूरा नेबरहुड रिवॉर्ड में दे दिया था। अरे, अगर आप मेंशन न करते तो मैं लगभग भूल ही जाता। बिल्कुल, घरों को रेंट पर देना है। मैं दोपहर 2 बजे आ जाऊंगा। कृपया पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। एमरल्ड लेक एक नया कंप्लीटेड नेबरहुड था। पता नहीं सिस्टम ने ये कैसे किया, लेकिन उसने पूरा नेबरहुड खरीद लिया। अभी सोचने पर ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये सुनिश्चित करना है कि सारी पेपर वर्क लीगल हो और सही हो और कॉरस्पॉन्डिंग टैक्सेस पे हो जाए। फोन रखने के बाद सेनेक्सिन खुद को रोक नहीं पाई। लगता है मिस्टर सू के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। सदर्न और वेस्टर्न सबर्ब्स में लैंड ही नहीं, घर भी है। मैं बहुत इंफीरियर फील कर रही हूँ। सेन सुकुक्शन के टोन में थोड़ा मौकरी था और उसके होठों पर एक मुस्कान थी, हालांकि उसे खुद नोटिस नहीं हुआ। मिस सेन, मेरा मजाक मत उड़ाइए। सेन ग्रुप की तुलना में मेरी एसेट्स तो समुद्र में एक बूंद है। ये अलग बात है। सेन ग्रुप निस्संदेह एक जायंट है, लेकिन ये प्राइमरीली विभिन्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स पर बेस्ड है। कंपनी के अकाउंट में बैलेंस नेसेसरली बहुत बड़ा नहीं होता। जबकि मैं रेंट्स कलेक्ट करता हूँ, मेरे हाथ में जो पैसे आते हैं वे प्योर कैश है। किसी क्रिटिकल मोमेंट में मेरे पास उससे ज्यादा पैसे अवेलेबल हो सकते हैं। सेन सुकुक्शन ने इस बात का कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। आज सच में मेरे अकाउंट में 10 बिलियन से ज्यादा बैलेंस है। ये सब रेंट्स और सिस्टम रिवॉर्ड्स की बदौलत है। अगर आपको बुरा न लगे तो वेस्टर्न सबर्ब्स का प्रोजेक्ट बहुत खुश होगा अगर आप कैपिटल इन्वेस्ट करें। मिस्टर सू, इतनी बातों के बाद सेन सुइन ने आखिरकार अपना असली इरादा दिखा दिया। जानती थी कि मैं पैसे वाला छोटा सा लैंडलॉर्ड हूँ। उसकी नजर मेरे वॉलेट पर थी। मैं पहले से उसका रेंट कलेक्ट कर रहा हूँ और मिस सेन अब भी चाहती है कि मैं कैपिटल इन्वेस्ट करूँ। कितनी चालाक है। मैंने सेन को डायरेक्टली जवाब नहीं दिया। सेन ग्रुप जैसे जायंट के साथ मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ जब तक बिल्कुल जरूरी न हो। मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। सेनुक ने मुस्कुराकर इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। 1 घंटे बाद खाना खत्म करने के बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। मैंने एमरल्ड लेक नेबरहुड की तरफ ड्राइव किया। मिस्टर सू, ये हमारी मैनेजमेंट की सारी डॉक्यूमेंट है, देख लीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट्स लिए और कंफर्म किया कि कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है तो चिंता छोड़ दी। पहले घर देखेंगे, फिर पूरा नेबरहुड और कुछ बिल्डिंग्स चेक करेंगे। सब ठीक कंफर्म होने के बाद मुझे राहत मिली। नेबरहुड के अपार्टमेंट्स का रेंट इसे मैनेजमेंट के हाथों में छोड़ रहा हूँ। एरिया की प्राइसेस के हिसाब से नॉर्मल रेंट लो। कल आकर कॉन्ट्रैक्ट सी जीएन कर दूंगा। ये सुनकर कि मैंने नेबरहुड का सारा रेंट हुआंग जोंगसिन को डेलीगेट कर दिया, उसकी आंखें मुस्कुराते मुस्कुराते सिकुड़ गई। एमरल्ड ले का मामला रिजॉल्व करने के बाद याद आया कि मैंने लू वेनकिंग से वादा किया था कि आज
आज लू फैमिली के ग्रैंडफादर की बर्थडे सेलिब्रेशन में अटेंड करूंगा। तैयार होकर एक क्लीन और एलिगेंट आउटफिट पहनी और लू फैमिली के बर्थडे वेन्यू की तरफ ड्राइव किया। जैसे ही अंदर जाने वाला था, एंट्रेंस पर स्टाफ ने मुझे रोक लिया। नमस्ते। उस पल मेरे दिमाग में हजार गालियां एक साथ कौन थी। लू वैन किंग ने मुझे कई बार लू फैमिली की बर्थडे सेलिब्रेशन में अटेंड करने के लिए कहा था और एक बार भी उसने इन्विटेशन देने के बारे में नहीं सोचा। इससे मैं तुरंत आग बुला हो गया। मैंने उस एम्प्लॉय को घूर कर देखा जिसने मुझे रोका था। लू वैन किंग को बताओ कि अगर वो सिंसियर नहीं है तो ऐसे ही लोगों को इनवाइट नहीं करना चाहिए। शुरू से अंत तक लू किंग ने इन्विटेशन के बारे में एक शब्द नहीं कहा। उसे लगा कि मैं आना चाहता हूँ। अगर उसने मुझे इतनी बार न कहा होता तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि उसके ग्रैंडफादर का बर्थडे किस दिन है। चलते हैं। लू फैमिली कौन होते हैं? क्या उन्हें लगता है कि मुझे परवाह है? सुचेन, रुको। लू वैन किंग ने पूरी आवाज से मेरा नाम पुकारा और मेरी तरफ दौड़ती आई। मिस लू, इसका क्या मतलब है? आपने मुझे बर्थडे पार्टी में आने को कहा और इन्विटेशन तक नहीं दिया। मैं जो ऑर्फनेज में पला हूँ और जिसे आप सब मुश्किल से ढूंढ कर लाए हो अटेंड करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि बैंक्वेट में अटेंड करने के लिए इन्विटेशन चाहिए होता है। आपको नहीं पता था। आपने मुझे इतनी बार बर्थडे पार्टी में आने को कहा, एक बार भी आपने इन्विटेशन देने के बारे में नहीं सोचा। अब समझ आया, आपने जानबूझकर नहीं किया, बस इसलिए कि डर था कि मैं लियोनेन के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करूंगा। आपने इसे मुझे सबक सिखाने के लिए उसे किया कि लियोनेन से मेस मत करो। ये कहने के बाद मैंने लू हा किंग को डेथ ग्लेयर दिया। 07 अच्छी समझ के साथ 07 आगे आई और सीधे लू हा किंग को ब्लॉक कर दिया। बॉस, आप पहले जाइए, मैं एक मोमेंट में आती हूँ। मैंने 07 को अप्रूवल में सिर हिलाया और जल्दी से बाकी लोगों के साथ लू हा किंग के पास से निकल गया। सीधे एलिवेटर में चला गया। जब लू हा किंग जल्दी से बाहर निकली तो उसके पीछे काफी लोग थे। मुझे उसे लगातार डांटे सुनकर सबकी आंखें चमक उठी। गॉसिप करने की उनकी इच्छा अपने चरम पर पहुंच गई। लोग कानाफूसी करने लगे, तरह तरह की कयासे लगाने लगे। आखिर में लू फैमिली की बर्थडे सेलिब्रेशन का अंत ग्रैंडपा के गुस्से में निकल जाने के साथ हुआ। अगले दिन सब सामान्य रहा, जैसा हमेशा होता है। 07 द्वारा तैयार ब्रेकफास्ट खाने के बाद मैंने एमरल्ड लेक डिस्ट्रिक्ट की तरफ ड्राइव किया। वैंग जोंगसिन तुरंत मुझे वेलकम करने के लिए बाहर आया, लेकिन जैसे ही मैं उसके ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचा, एक तेज आवाज सुनाई दी। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे यहाँ एक घर खरीदना है कैश में। आपने मुझे 10 मिनट से वेट करवाया है। अगर आप कस्टमर्स का इस साथ ठीक से बिहेव करते। ये सुनकर मैं चौंक गया। ये पूरी जगह मैंने खुद खरीदी है। कोई यहाँ घर खरीदने क्यों आएगा? मेरा घर बेचने का कोई इरादा नहीं है। आखिर अब मुझे हर दिन यही चिंता रहती है कि पैसे कैसे खर्च करूं, घर बेचकर कैश कैसे लूं। मिस्टर सू, हम उन्हें पहले ही बता चुके हैं, लेकिन ये क्लाइंट कहती है कि उनके बेटे का इस समर जिन यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए एडमिशन हो गया है और ये जगह उस स्कूल के बहुत करीब है, इसीलिए घर खरीदना चाहती है। चलिए अंदर जाकर देखते हैं। हैंगसिन और मैं साथ में ऑफिस में गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ जाने पहचाने चेहरे मिलेंगे। सुचेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकला कि ये शंग यीकिन और लियोनेन थे। तुम यहाँ घर खरीदना चाहते हो? किसने इन घरों का ओनर इन्वेस्टिगेट नहीं किया? लियोनेन मुझे देखकर सरप्राइज था, लेकिन जल्दी से अपना एक्सप्रेशन ठीक कर लिया। भाई, तुम यहाँ भी घर खरीदने आए हो? अभी अभी तुमने ग्रेजुएट किया है और तुमके पास इतना पैसा है कि यहाँ घर खरीद सको। क्या बात है? क्या कह रहे हो कि एक ताजा ग्रेजुएट होने के नाते मेरे पास पैसा है घर खरीदने के लिए? और किसने दिया होगा वह पैसा? शायद मैं कोई फ्री लॉडर हूँ। एक महिला ने मुझसे घर खरीदा है। खैर, मुझे जिज्ञासा है, वो कौन सा इंसान होगा जो एक फ्री लॉडर को इतना बड़ा पैसा देगा कि पूरा मोहल्ला खरीद सके? और बताओ, ताकि मैं अपनी आंखें खोल सकूं। मेरे शब्दों ने लोनान को चुप करा दिया। वो बस व्यर्थ में गुस्सा कर सकती थी। क्या तुम कह रहे हो कि ये पूरा मोहल्ला तुम्हारा है? सांग येकिन अचानक बोली। मैंने सांग येकिन की ओर देखा। क्या कोई समस्या है? एमराल्ड लेक मोहल्ला अभी अभी बाजार में आया है। ये पूरी तरह से एक रहस्यमय टाइकून ने खरीदा है। ये खबर पहले ही दीन सर्किल में फैल चुकी है। मुझे लगा कि जब वांग जोंग किराए पर लेना शुरू करेगा तो शीघ्र ही कोई न कोई सुराग पकड़ लेगा और पता चल जाएगा कि वो मैं ही हूँ। इसलिए मैंने कभी भी इसे छुपाने की योजना नहीं बनाई, क्योंकि घर तुम्हारे नाम पर है। बिल्कुल सही, हम परिवार हैं। एक अच्छा चुनो और अपने भाई को दो। सांग येकिन के शब्द सुनते ही मैं स्तब्ध रह गया। उसने हिम्मत कैसे दिखाई कि ऐसी बात कह सके? महोदया सांग, आपको कुछ गलतफहमी है। आप सोच रही हैं कि मैं बेवकूफ हूँ। मैं यहाँ के घर बेचने या ट्रांसफर करने वाला नहीं हूँ। अगर लोनान यहाँ रहना चाहता है तो ठीक है, हम अभी ही किराए पर देना शुरू कर रहे हैं। एक लिफ्ट प्रति अपार्टमेंट, 3 लाख महीना, 3 महीने का डिपॉजिट और 3 महीने का भुगतान, कुल 18 लाख। आप दोनों कार्ड या नकद से भुगतान कर सकते हैं। मैं आपकी माँ हूँ। ये कैसी रवैया है? बस एक घर है। इन सालों में मैंने जाओनान को 1 से अधिक घर दिए हैं। मैंने सांग येकिन की ओर एक मुस्कान के साथ देखा, जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। क्यों नहीं आप आगे बढ़े? मैं समझ गया, आपका मतलब था कि इन सालों में आपने अपनी प्यारी जाओनान को 1 से अधिक घर दिए हैं। लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? मुझे कभी भी कोई घर नहीं दिया। बात की बात में जाओनान का सब कुछ जो उसके पास है वो मेरा ही होना चाहिए। क्या आप कह रहे हैं कि मुझे किसी ऐसे को घर देना चाहिए जो किसी और के घोंसले में घुसा हो? है ना? आप बहुत अच्छा हिसाब किताब करते हैं। आपके हिसाब किताब मुझे लगभग चेहरा दिखाने पर मजबूर कर
रहे हैं। देकर कि मैं 1 इंच भी नहीं हट रहा हूँ। सांग येकिन के पास विकल्प नहीं बचा था, लेकिन 1.8 मिलियन उसके लिए बहुत छोटी रकम नहीं थी। बस ऐसे ही सौंप देना सच में मैं तैयार नहीं था। अगर तुम हमें मानना नहीं चाहते तो मत मानो, मैं जबरदस्ती कर लूंगा, लेकिन हड्डियां टूट भी जाए तो भी टेंडन जुड़े रहते हैं। तुम्हें जाओनान को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, बस एक ऐसी यूनिट चुन लो जिसमें अच्छा नजारा हो ताकि वो उसमें रह सके। उससे किराया माफ कर दो। हाँ, तुम बड़े भाई हो, तुम्हें अपने छोटे भाई के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। 1.8 मिलियन, एक भी पैसा कम नहीं। ऐसे स्पष्ट पीओए को देकर मुझे अपनी आंखें घुमाने का मन किया। 1.8 मिलियन, क्यों नहीं तुम चोरी कर लेते? चुरा लेना, वो इतना कमाई नहीं करता जितना किराया इकट्ठा करने से होता है। तो वे किराए पर लेंगे या नहीं? अगर नहीं तो हमारे पास यहाँ बहुत कुछ संभालने का काम है। सांग येकिन अपने गुस्से में बोलते हुए चुप रह गई कि मैंने उसे क्या दिया। लूनान जल्दी से उसे सांत्वना देने दौड़ी। वो उस समय बेहोश नहीं हो सकती थी, या फिर कौन बाद में किराया देगा। मैं उनके साथ और बातचीत नहीं करना चाहता था। गेरंग, वहाँ पर अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। हम पास के डेस्क पर पहुँचे। हमने किराए का विवरण चर्चा शुरू किया। मुझे वास्तव में प्रबंधक वांग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते देख सांग येकिन भड़क गई। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। तुम इतने घर मालिक हो और अपनी परिवार की बजाय अजनबियों के साथ मिलकर काम कर रहे हो। लू ग्रु का भी एक रियल एस्टेट कंपनी है। मैं काम के बीच में बाधित होना पसंद नहीं करता। मैंने सीधे जवाब दिया, तुम क्यों नहीं मानते? घर मेरे नाम पर है, तुम्हें मेरे फैसलों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? लू परिवार का भी एक रियल एस्टेट कंपनी है। यदि तुम अपने घर किराए पर देना चाहो तो हमारे कंपनी पर भरोसा करना सुरक्षित रहेगा। सांग येकिन इसे सबसे तार्किक बात मानते हुए बोली, खैर मुझे लगता है कि तुम पर भरोसा करना और भी कम सुरक्षित होगा। अगर अनुबंध में कोई समस्या नहीं है तो चलो साइन कर ले। ये सुनकर प्रबंधक वांग ने तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर और मुहर लगा दी। सांग येकिन अभी भी मुझे साइन करने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा बॉडीगार्ड तेज रिफ्लेक्स के साथ उसे रोक दिया। वो सिर्फ 1 मीटर दूर खड़ी रही, मुझे फूंफकारते हुए देख रही थी। सुचैन, तुम एक कृतज्ञ भेड़िया हो। मुझे तुम्हें जन्म लेते ही मार देना चाहिए था। मैं जन्म से बदल गया हूँ। अगर किसी को दोष देना है तो वो तुमसे गलत होगा। मैंने ये बात लोनान की तरफ देखे बिना ही कही और लोनान के रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। एक पल के लिए उसने डर के मारे सांग येकिन को देखा। आसान सी बात थी कि मेरा ये आकस्मिक संवाद लोनान के दिल पर एक अमिट निशान छोड़ गया, सूक्ष्म लेकिन स्थायी। जाओनान, मेरा मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें मारूंगा। मैं तो उस बच्चे को मारने की बात कर रहा था। माँ ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, क्या तुम नहीं समझते? सांग येकिन ने भी महसूस किया कि उसने अनुचित बात कह दी है और जल्दी से अपने आप को स्पष्ट करने की कोशिश की। माँ, मैं जानता हूँ वो हमेशा मेरे साथ अच्छा ही रही है। मेरा भाई दोष नहीं है, उसने जानबूझकर नहीं किया। मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर किया है। हम इस घर को किराए पर नहीं देंगे। माँ तुम्हारे लिए एक बेहतर घर ढूंढेंगी और मैं वो घर सीधे खरीद लूंगा। जहाँ चाहो वहाँ रहो। कुछ लोग नहीं जानते कि ये सिर्फ एक इच्छा है। यदि तुम किराए पर नहीं लेना चाहते तो कृपया छोड़ दो। यहाँ रहना तुम्हें दूसरों के काम में हस्तक्षेप करने और नीचा दिखाए जाने से परेशान नहीं करता। ये कहकर मैंने उन्हें उपेक्षा का नजरिया दिखाया। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझे तुच्छ समझते हो? क्या तुमने वाकई अनाथालय में जंगली हो गए हो? क्या वो रवैया है जो तुम्हें अपनी जैविक माँ के प्रति अपनाना चाहिए? हाँ, बहुत उच्च। तुम इंसानी शब्द भी नहीं समझते। ये कहकर मैं बिना पीछे देखे चल दी। मुझे उनके साथ और बहस नहीं करनी थी। एमराल्ड लेक में अपने काम को खत्म करने के बाद अब समय था खर्च करने का। आज मेरी खर्च की योजना है 30 लाख। मोहल्ला छोड़ते हुए मैं सीधे पहले नगर अस्पताल की ओर बढ़ा। अंदर जाकर मैंने पेमेंट विंडो के पास एक रेस्ट एरिया चूज किया। ड्रिप ड्रिप ड्रिप। ब्रदर सिस्टम, क्या तुम उन लोगों की फैमिली सिचुएशन डिटेक्ट करने में मदद कर सकते हो जो पे करने आते हैं? क्या वे मुफ्त में मदद करने लायक है? चूंकि ये स्पेंडिंग टास्क है, दूसरों पर खर्च करना भी सेम काउंट होना चाहिए, है ना? इसलिए मैं एक चेयर पर बैठकर सही इंसान का इंतजार करने लगा। जल्दी ही कोई पेमेंट विंडो पर आया। उसी वक्त मेरे सामने एक वर्चुअल स्क्रीन अपीयर हुई जो सिर्फ मैं देख सकता था। इसमें सिस्टम द्वारा मेरे लिए तैयार की गई इन्फॉर्मेशन थी। वैन मिनली, सेंटोंगटन की माँ, ल्यूकेमिया पेशेंट। पति की ओवरवर्क से अचानक स्ट्रोक में मौत हो गई। हाई मेडिकल कॉस्ट पे करने के लिए हॉस्पिटल में पहले से 200,000 का कर्ज है। सर्जरी कॉस्ट्स में अभी 200,000 और बाकी है। ये इन्फॉर्मेशन दिल तोड़ने वाली थी। मैं पेमेंट विंडो पर गया। मिसेस वैंग, आप पर पहले से 200,000 मेडिकल एक्सपेंसेस का कर्ज है। हम जानते हैं कि आपकी सिचुएशन मुश्किल है, इसलिए हॉस्पिटल ने थोड़ी छूट दी है, लेकिन टोटल अमाउंट सच में बहुत ज्यादा है। ऊपर के शेयर होल्डर्स पूछ रहे हैं, कृपया जल्द से जल्द कर्ज चुकाएं। हॉस्पिटल की सहनशीलता के लिए शुक्रिया, लेकिन सच में इतने पैसे नहीं आ सकते। आज मैंने जैसे तैसे 50,000 जमा किए हैं, बाकी जल्दी ही जुटाने की कोशिश करूंगी। कृपया मेरी बेटी का ट्रीटमेंट बंद मत करिए, हम इलाज करेंगे। वैंगली ने जल्दी से अपनी गोद से एक कपड़े का बैग निकाला और पैसे देने की तैयारी की। एक मोमेंट रुकिए, उस आवाज ने वैंग मिन को रोक दिया। विंडो पर स्टाफ ने भी मेरी तरफ देखा। दोनों कंफ्यूज थे। हॉस्पिटल में वो कुल कितना ओ करती है? सर्जरी कॉस्ट्स और आफ्टर केयर सब मिलाकर टोटल क्या है? लगभग 500,000 होना चाहिए। एग्जैक्टली पता नहीं। कार्ड स्वाइप करो। मैंने अपना ब्लैक गोल्ड कार्ड आगे बढ़ाया।
बढ़ाया। कुकवों को पहले मेरा इरादा समझ नहीं आया। मैंने कहा कार्ड स्वाइप करो, जो उन्हें पे करना है वो चार्ज करो, या बेहतर ये है कि थोड़ा ज्यादा चार्ज करो और बाकी उन्हें वापस दे दो। बाद के आफ्टर केयर का फंड मान लो। मैंने स्टाफ को सिग्नल के लिए हाथ हिलाया, जल्दी करो। हैंग मिल्ली को समझ नहीं आ रहा था क्या कहें। उन्हें लगा जैसे मैं कोई यंग एल हूँ। स्टाफ ने तुरंत 7.6 मिलियन स्वाइप किए। इससे न सिर्फ कर्ज और सर्जरी कॉस्ट्स कवर हो गई, बल्कि आफ्टर केयर एक्सपेंसेस के लिए 200,000 एक्स्ट्रा भी बचे। फिर वैम मिल्ली और मैं पेमेंट विंडो से हट गए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 50,000 जो मैंने आज जमा किए थे पहले ले लीजिए। अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। वैम मिल्ली को सच में उम्मीद नहीं थी कि इतनी किस्मत होगी। जरूरत नहीं, मैं ये पैसा खुद पर खर्च कर रहा हूँ। कल मैं मंदिर गया था फॉर्चून देखने के लिए। मंक ने कहा कि मेरे सामने एक ब्लडी डिजास्टर आने वाला है, इससे बचने का तरीका है अच्छे काम करना। मैं तुम्हें वापस नहीं कर रहा, मैं अपनी खुद की डिजास्टर से बच रहा हूँ। अगर तुमने वापस किए तो डिजास्टर से नहीं बच पाया तो क्या करूंगा। एक क्विक आइडिया आया और मैंने एक रैंडम एक्सक्यूज बना दिया। जितना ज्यादा बोला उतना ज्यादा सॉलिड रीजन लगा। अब वैम मिल्ली की बारी थी हिचकिचाने की। उन्हें पहले से ही लग रहा था कि इतना बड़ा एहसान बिना कुछ किए नहीं ले सकते। पैसे कैसे न लौटाएं, लेकिन बेनिफैक्टर के हिसाब से ये पैसा डिजास्टर से बचने के लिए भी था। अगर वापस कर दिया तो अगर बेनिफैक्टर डिजास्टर से न बच पाए, लेकिन वापस न करने पर सच में मन नहीं मानता। बेनिफैक्टर मुझे कुछ करने दीजिए कृपया। क्या मैं लॉन्ड्री या कुकिंग कर सकती हूँ? पैंग मिल्ली की इतनी जिद के बाद आखिरकार मैं मान गया। अगर शुक्रगुजार होना चाहती हो तो ठीक है, मेरे घर में एक हाउसकीपर की जरूरत है, लेकिन इसके लिए बहुत ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स चाहिए। क्या तुम ये कर सकती हो? हाँ कर सकती हूँ। मेरी बेटी के बीमार होने से पहले मैं अमीर घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करती थी। जब हाउसकीपर नहीं होती थी मैं उनकी जगह काम करती थी। अपने पिछले काम के बारे में बात करते हुए वैम मिल्ली का चेहरा उत्साह से चमक उठा। वैम मिल्ली को पैसे वापस करने से सक्सेसफुली डिस्करेज करने के बाद मैंने उन्हें अपना बिजनेस कार्ड दिया। जब काम शुरू करने के लिए तैयार हो कॉल कर देना, हकी पोजीशन मैं तुम्हारे लिए रखूंगा। एक्साइटेड वैंग मिल्ली को डिसमिस करने के बाद मैंने उसी मेथड और एक्सक्यूज से 2 और एलिजिबल पेशेंट्स ढूंढे। मैंने सक्सेसफुली 3 मिलियन खर्च करने का टास्क कंप्लीट किया। ये पहली बार है जब मैंने प्रॉपर्टी के अलावा कोई रिवॉर्ड देखा है। मैंने सिस्टम का बैकपैक खोला और सच में एक रोज एसेंशियल ऑयल का फॉर्मूला और सैंपल देखा। पहले फॉर्मूला निकाला। जरूरी मटेरियल्स कॉमन हर्ब्स थी जो चाइनीज मेडिसिन शॉप्स पर मिल सकती थी। ज्यादा महंगी नहीं थी। वॉशअप करने के बाद मैं बेड पर लेट गया और नॉर्मली से ज्यादा जल्दी सो गया। अगली सुबह SY स्टेम ने हमेशा की तरह प्रॉम्प्टली टास्क अनाउंस किया। सुनकर मुझे हैरानी हुई। ये कैसी अजीब रिक्वायरमेंट है? क्या हर बार पैसे खर्च करते वक्त चिल्लाना होगा? ध्यान से देखो, ये हैंडसम फेलो पैसे खर्च करने वाला है। टास्क अनाउंस करने के बाद सिस्टम चुप हो गया। जब मैं रूम 07 से बाहर निकला तो उसने पहले ही एक डिलिशियस ब्रेकफास्ट तैयार करके मेरा इंतजार कर रखा था। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि मैंने 07 का खाना खाया। ये हमेशा ऐसे सरप्राइज करता है जैसे पहली बार हो। ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपने यूजुअल तरीके से पैसे खर्च करने के नए तरीके ढूंढने के लिए बाहर निकला। गाड़ी चलाते चलाते मैं एक बड़े होलसेल क्रॉप मार्केट पहुंचा। अचानक एक ब्रिलियंट आइडिया आया। क्यों न चीजें खरीद कर डिजास्टर जोन में भेजी जाए? ये काउंट होना चाहिए, है ना? जैसे सोचा वैसा किया। कार पार्क की और होलसेल क्रॉप मार्केट की तरफ चल दिया। पहले पूरे मार्केट में एक चक्कर लगाया, ये कंफर्म करने के लिए कि सब ताजा है। फिर मार्केट मैनेजर को ढूंढने को कहा। किसी ने उसे ढूंढने की बात सुनी तो कई स्टॉल ओनर्स ने सही डायरेक्शन बताई। ज्यादा देर नहीं लगी उसे ढूंढने में। डेंग चेन को उम्मीद नहीं थी कि कॉल मिलने के बाद दौड़कर आने पर इतना यंग आदमी मिलेगा। तो तुम वही हो जो बल्क में सप्लाईज खरीदना चाहता है। क्या चाहिए? देखते हैं कि मैं दिला सकता हूँ या नहीं। बेन चेन मार्केट मैनेजर होने की वजह से लोगों को अच्छे से पहचानता था। हालांकि इस होलसेल मार्केट में मेरी सब चीजें बेमें लग रही थी। डेंग चेन को नहीं लगा कि मैं ऐसी बात में मजाक करूंगा। हाल में दक्षिण में ज्यादा बारिश नहीं हुई है, बहुत से एरियाज में फ्लडिंग हुई है ना? ये मुझे बहुत चिंता में डालता है। बहुत सोचने के बाद मैंने सप्लाईज का एक बैच डोनेट करने का फैसला किया। चीफ डेन, मेरे लिए ऐसी सप्लाईज चूज कीजिए जो ट्रांसपोर्ट के लिए ड्यूरेबल हो और आसानी से स्टोर हो सके, और सप्लाईज ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रक्स चाहिए वे भी। चीफ डेन, प्लीज उन्हें कांटेक्ट करने में मदद करिए। कितना खर्च आएगा? मैं बाद में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सहित सब एक साथ पे कर दूंगा। लगभग 5 मिलियन की सप्लाईज तैयार करवाइए। चीफ डेन, क्या आप सप्लाईज अरेंज कर सकते हैं? एक साथ 5 मिलियन की सप्लाईज का मेंशन सुनकर डेन मन ही मन हैरान हुआ। आजकल के यंग लोगों के पास पैसे तो खूब है, लेकिन ये सोचकर कि ये दक्षिण के अफेक्टेड एरियाज के लिए डोनेशन है, डेन ने मन ही मन तय किया कि इस जेंटलमैन को सबसे कम संभव प्राइस देगा। हाँ हाँ हाँ, आपकी उदारता की मैं बहुत तारीफ करता हूँ। ये अफेक्टेड एरियाज के लिए है। मैं आपसे कोई प्रॉफिट नहीं लूंगा मिस्टर एस। मैं आपको सप्लाईज लोएस्ट प्राइस पर दूंगा। फिर यहाँ से चीफ डे का शुक्रिया। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये मेरा फर्ज है। पहले मैं गुड्स अरेंज करवाता हूँ, ट्रक्स आते ही जैसे मैं कांटेक्ट करूँ। होलसेल मार्केट बिजनेस में ट्रक कॉन्टैक्ट्स तो थे ही। मेरे साथ बात करने के बाद डेन चेन एक तरफ हटकर कई कॉल्स करने लगा और सच में जल्दी ही कई ट्रक्स आ गए। चूंकि ये अफेक्टेड एरियाज के लिए था, वेजिटेबल्स जो ज्यादा स्टोर नहीं हो सकती, ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल था। लगभग
लगभग सब डिस्कार्ड करने पड़े। देम चेन ने मुझे एक डिटेल्ड लिस्ट दी जिसमें सारी सप्लाईज का ब्यौरा था, हर आइटम की यूनिट प्राइस और टोटल कॉस्ट, शिपिंग सहित। मुझ पर डेंगी का कुल 122 युआन बनता था। डेंग चेन ने जेनरसली फिगर राउंड कर दिया और मुझे सिर्फ 5 मिलियन पे करने थे। इससे ऑर्डर कंप्लीट हो जाता। मैंने सीधे ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला और डेंग चेन को दिया। कार्ड स्वाइप करो। मेरे हाथ में ब्लैक गोल्ड कार्ड देकर डेंगी मन ही मन हैरान हुआ, क्या ये लेजेंडरी ब्लैक कार्ड है? डेंग चेन ने मेरे हाथ से कार्ड लिया और पॉस मशीन में इंसर्ट किया। मैंने जल्दी से पासवर्ड एंटर किया और जल्दी ही पेमेंट सक्सेसफुल दिखा। पॉस मशीन ने ऑटोमेटिकली रिसीप्ट भी प्रिंट कर दी। मिस्टर सू, ये आपका कार्ड और रिसीप्ट एक साथ 5 मिलियन पे करते देकर डेंग ने मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी का अंदाजा लगाया। पेमेंट के बाद मैंने इस बार का रिवॉर्ड देखा और अचानक एक आइडिया आया। ट्रक्स के साथ अफेक्टेड एरिया में चलते हैं। मैं ऑर्फनेज में पला हूँ और ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन कभी कभी जब प्रॉब्लम्स आती थी और बात करने के लिए कोई नहीं होता था या जब सपोर्ट की जरूरत होती थी तो डेस्परेटली चाहता था कि कोई आए और वो वार्मथ दे जो मुझे चाहिए थी। अफसोस है कि फ्री स्पेंडिंग सिस्टम ज्वाइन करने से पहले मेरी लाइफ इतनी फॉर्चुनेट नहीं थी, लेकिन अब मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जो दूसरों को वार्मथ दे सके। क्यों न साथ कार में चले? मेरे पास एक अच्छा परफॉर्मिंग एसयूवी है, शायद अफेक्टेड एरिया में काम आ सके। नहीं, जरूरत नहीं मिस्टर सू, चिंता मत करिए। ये ट्रक्स है जिनके साथ मैंने सालों काम किया है। मुझे यकीन है कि सप्लाईज बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंचा देंगे। आप आराम की जिंदगी जीते हैं। अगर अफेक्टेड एरिया में गए तो शायद किसी को आपकी देखभाल के लिए असाइन करना पड़े। कोई परेशानी न हो इसलिए न जाना बेहतर है। डेन चेन कभी कभी बहुत सीधे बोल देता है, लेकिन उसने ये मुझे रोकने के लिए किया। बॉस, अगर आप कंफर्टेबल नहीं तो हम में से किसी एक को भेज दीजिए, आपको पर्सनली जाने की जरूरत नहीं। 07 ने एक सोल्यूशन सजेस्ट किया। ठीक है, लेकिन कौन सबसे सूटेबल होगा? पहले घर वापस जाते हैं अपनी कार लेने के लिए। ये योर से बेहतर परफॉर्म करती है। इन 7 बॉडीगार्ड्स में क्या हिडन स्किल्स है मैंने अभी तक सब डिस्कवर नहीं की थी। 05 ने लंबे समय तक वाइल्ड में सर्वाइव किया है, वो सबसे सूटेबल होगी। 03 की वाइल्ड सर्वाइवल स्किल्स सबसे ज्यादा है। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो तो भी रेस्क्यू आने तक वो खुद को बचा सकती है, हालांकि वो पॉसिबिलिटी मिनिमल है। बहुत सोचने के बाद मैंने 05 को भेजने का फैसला किया। अभी जाओ और कार लेकर आओ, शायद अभी भी ट्रक्स को पकड़ सको। दरअसल मेरा प्लान था बिना कैमरास वाली जगह जाना। फ्री स्पेंडिंग सिस्टम द्वारा दिए गए एसयूवी को सिस्टम के बैकपैक से निकालना, 05 को डायरेक्टली उसे ड्राइव करके ट्रक्स को पकड़ने के लिए कहना। सर चिंता मत करिए, ट्रक्स ने अभी लोडिंग खत्म नहीं की है, मैं उन्हें इंतजार करने को कहूंगा, तुम बाद में साथ जा सकते हो। ये देकर कि मैंने उसकी एडवाइस मान ली, डेंग चेन ने राहत की सांस ली। उसने उत्साह से ट्रक्स के डिपार्चर टाइम को कोऑर्डिनेट किया। ठीक है, हम जल्दी से वापस जाते हैं। मैंने 07 को सिग्नल किया और हम तेजी से उस तरफ चले जहाँ कार पार्क की थी। होलसेल मार्केट से दूर होते ही मैं आसपास के कैमरास देखने लगा, लेकिन 02 ने कहा कि वो एक हैकर है और मेरे लिए कैमरा फीड्स एडजस्ट कर सकती है ताकि मैं बिना चिंता के कार निकाल सकूं। ये मुझे फिर से हैरान कर गया। मुझे लग रहा है जैसे जैक इन द बॉक्सेस खोल रहा हूँ। हर बॉडीगार्ड के पास हिडन स्किल्स है और जब जरूरत हो एक और बॉक्स खुल जाता है। पता नहीं कब तक सातों खुलेंगे। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि बॉडीगार्ड्स में एक से ज्यादा हिडन स्किल्स हो सकती है। जब 02 ने सब तैयारी कर ली, मैंने सिस्टम के बैकपैक से सिस्टम द्वारा दिया फ्रीली अवेलेबल एसयूवी निकाला। 05, हालांकि मेरा मेन पर्पस ये है कि तुम लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करो, लेकिन सबसे जरूरी तुम्हारी खुद की सेफ्टी है। जो भी करो हमेशा पहले अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के लिए खुद को सैक्रिफाइस करो। बेशक अगर तुम्हारी पहुंच में हो तो जितना हो सके मदद करो। ये कहकर मैंने उसे 50 मिलियन वाला एक कार्ड दिया। जरूरत पड़े तो कार्ड यूज कर लेना, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है लेकिन पैसों की कोई कमी नहीं है। 05 ने मेरा दिया कार्ड सीरियसली लिया और सिर हिलाया। बॉस चिंता मत करिए, मैं जो टास्क आपने दिया है उसे पूरी गंभीरता से पूरा करूंगी। बी, सावधान रहना। ये पहली बार था कि मैंने किसी को मिशन पर भेजा था और मुझे काफी एंग्शियस फील हो रहा था। 05 ने वो ऑल्टरनेट व्हीकल जो मैंने निकाली थी होलसेल मार्केट की डायरेक्शन में ड्राइव करना शुरू किया। बाकी बॉडीगार्ड्स और मैं सिंगू मैंशन वापस आ गए। घर पहुंचने के बाद वॉशअप करके और टाइडी होकर मैं बेड पर रेस्ट करने के लिए लेट गया। अचानक फोन बजा जो इरिटेटिंग था। फोन उठाया, कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए नहीं तो, मैंने पहले चिल्लाया और फिर दांत पीसते हुए धीमे तेज एक्सेंट में बोला, सुचेन तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। दूसरी तरफ से एल स्वेगियाओं की नाजुक सी आवाज आई, क्या बात है, कहना हो तो कहो। उस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा नहीं था। वेल, मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ लेकिन मेरा भाई पैसे नहीं दे रहा। मैंने तुम्हें कॉल किया ये पूछने के लिए कि क्या तुम इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो। बिजनेस? कैसा बिजनेस करना चाहती हो? मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता। एक बार, लेकिन बार खोलने में इतना ज्यादा खर्च नहीं होता है ना। तुम्हारी फैमिली पोजीशन के साथ तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे खर्च हो गए। हाल में एक प्रोजेक्ट में कुछ पैसे डूब गए। मैं फिर चुप हो गया। मेरे पास पैसे हैं और मैं तुम में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने बार खोली और फिर तुम्हारे भाई को पता चला कि मैंने पैसे दिए, क्या होगा? अगर वो मुझे परेशान करने आ जाए? मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, कोई चांस नहीं। नहीं रुको ब्रदर सुचेन, मैंने ऑलरेडी
इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर ली है। अगर बार नहीं खुली तो सोशलाइट सर्कल में कैसे रहूंगी। जो लिज्यू कहना चाहती थी वो मैंने एक सेंटेंस में बोल दिया। ये सच था कि वो खुद ही बड़ी बड़ी बातें कर चुकी थी, लेकिन उसके पास स्टोर खोलने की कैपिटल नहीं थी और मेस साफ करने के लिए किसी को ढूंढना पड़ा। मुझ पर दया करो, ज्यादा नहीं चाहिए, 2 से 3 मिलियन ठीक है। ब्रदर सुचेन, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, मैं सीधे तुम्हें 50% शेयर्स दे दूंगी। लिज्यू अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, लेकिन अगले साल फाइनल ईयर में होगी और इंटर्नशिप्स शुरू होंगी। वो फैमिली बिजनेस में नहीं जाना चाहती और खुद कुछ शुरू करने के बारे में सोच रही थी। उसने आखिरकार एक बार चूज किया, एक ऐसी इंडस्ट्री जिससे वो फेमिलियर है। जब उसने एक्साइटेडली अपना बिजनेस प्लान फैमिली को प्रेजेंट किया तो उसे उम्मीद नहीं थी कि पूरी तरह रिजेक्ट हो जाएगी। क्या मुझे 50% शेयर्स की कमी है? मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक कमिटमेंट साइन करनी होगी कि 1 साल में तुम मुझे कितना कमा कर दे सकती हो। अगर फेल हुई तो मेरी पूरी कैपिटल उस दिन के बैंक इंटरेस्ट सहित वापस करनी होगी। ठीक है, फंड्स कब आएंगे? हमने कल मिलने का टाइम तय किया। फोन रख दिया। ये कहने के बाद मैंने बिना हिचकिचाए फोन काटा और नींद से दिन की थकान दूर की। अगले दिन सिस्टम फिर बज उठा। अब सिस्टम टास्क की डेली आवाज का मुझ पर कोई असर नहीं होता और मैं बिना प्रॉब्लम के शांत रह सकता हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद 01 आई और 05 की सिचुएशन के बारे में बताया। 05 और सप्लाई ट्रक्स आज सुबह डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। सब सेफ और साउंड है। आज सुबह 05 रेस्क्यू टीम में शामिल हो गई, लेकिन अफेक्टेड एरिया में सिग्नल अभी खराब है और टाइमली अपडेट्स नहीं आ सकते। लेकिन 05 की कैपेसिटी के साथ 99% पॉसिबल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैंडल हो जाएंगी। मैं शांत था, सुनते हुए सिर हिलाया। सिस्टम ने जो बॉडीगार्ड्स दिए हैं उनकी कैपेबिलिटीज पर मुझे बहुत फेथ है। लोगों को बचाना जरूरी है, लेकिन उसे रिमाइंड करना कि उसकी सेफ्टी और भी जरूरी है। उसे दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। मुझे डर है कि 05 बहुत स्टबर्न है, क्योंकि उसने कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहती है और डर है कि वो अपनी जान जोखिम में डाल सकती है। चलो आज चाइनीज मेडिसिन शॉप जाते हैं। चूंकि सिस्टम ने एसेंशियल ऑयल फॉर्मूला दिया है, मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहता। अब हर दिन पैसे कैसे खर्च करूँ ये सोचने के अलावा मेरे पास ज्यादा काम नहीं है। एसेंशियल ऑयल्स बनाना टाइम पास का एक तरीका होगा और अगर अच्छा बना तो एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू हो सकता है। मैं सिर्फ सिस्टम के दिए पैसों पर निर्भर नहीं रह सकता और हर वक्त पैसे खर्च करते हुए आराम से नहीं बैठ सकता। लंबे समय में ये मुसीबत खड़ी कर सकता है। इंपीरियल कैपिटल में चाइनीज मेडिसिन शॉप्स काफी थी। मैंने मैप देखा और कई मिले। सिंगू मैंशन के सबसे करीब वाला चूज किया। लगभग 20 मिनट की ड्राइव पर। नमस्ते, दवाई खरीदनी है या कंसल्टेशन? मैं 01 और 02 के साथ शॉप में दाखिल हुआ और किसी ने ग्रीट किया। मेडिसिनल हर्ब्स खरीदनी है, कृपया इस लिस्ट के हिसाब से थोड़ी सब लाइए। हर हर्ब के 5 लियन दे दीजिए, कम ज्यादा यही काफी होगा। एक साथ ज्यादा नहीं खरीदना चाहता, पहले ट्राई करके देखना है कि काम करती है या नहीं। इस लिस्ट में कुछ हर्ब्स काफी महंगी है, मुझे यकीन है कि आप सब चाहते हैं। क्लर्क ने लिस्ट देखी, नोटिस किया कि कुछ काफी एक्सपेंसिव हर्ब्स है और मुझे वार्न किया। उसे डर था कि हर्ब्स लाने पर जब प्राइस कैलकुलेट होगी तो मैं डर जाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ले आइए, जो भी अमाउंट हो पे कर दूंगा। ठीक है, कृपया यहाँ एक मोमेंट रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। क्लर्क के जाने पर मैंने चुपके से अपने पीछे बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। आजकल हर कोई दोनों तरफ प्रोटेक्टर्स लेकर निकलता है। काफी देर बाद क्लर्क हर्ब्स लेकर आया। नमस्ते, आपने जो हर्ब्स ऑर्डर की थी सब ले आया, देख लीजिए कि सब सही है। सब हर्ब्स मिलाकर कुल 16,347.63 है। चूंकि ये सब चाइनीज मेडिसिनल हर्ब्स है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं चलेगा। ये सुनकर क्लर्क ने मुझे सावधानी से देखा। मेरा एक्सप्रेशन नहीं बदला था ये देखकर। आखिर में उसने राहत ली और आगे बोला, कार्ड से पे करेंगे या कैश से? कार्ड से। क्लर्क ने मेरा ब्लैक गोल्ड कार्ड लिया और जल्दी से पेमेंट प्रोसेस की। लीजिए, ये आपका रिसीप्ट और कार्ड। उम्मीद है जल्दी फिर आएंगे। हर्ब्स खरीदने के बाद मैं सिंगू मैंशन वापस लौटा। मैंने एक खाली रूम चूज किया जिसे लैबोरेटरी के रूप में उसे करूंगा। मैंने 01 और 02 से कहा कि आज खरीदी गई हर्ब्स वहाँ रख दे, लेकिन सिर्फ हर्ब्स से काम नहीं चलेगा। एसेंशियल ऑयल बनाने के लिए कुछ टूल्स भी चाहिए। जैसे ही फोन पर टूल्स खरीदने वाला था, अचानक एक फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन हुई। फिर इस तरह भी हो सकता है, अभी मेरे लिए 10 मिलियन कोई बड़ी रकम नहीं है। बिना ज्यादा हिचकिचाए CPT सिस्टम बैकपैक खोलने पर एक बहुत प्रोफेशनल दिखने वाली लैबोरेटरी अपीयर हुई। मानना पड़ेगा ये 10 मिलियन वसूल थे। ये भी सोचा कि आज लिज्यू के साथ अपॉइंटमेंट भी है। एसेंशियल ऑयल बनाना अभी शुरू नहीं हुआ। दोपहर में मैं उस पेस्ट्री शॉप पर पहुंचा जहां लिज्यू से मिलना तय था। लिज्यू मुझसे भी पहले आ गई थी, शायद इसलिए कि वो सच में चाहती है कि मैं इन्वेस्ट करूं, नहीं तो इतनी एंथुसियास्टिक नहीं होती। ब्रदर सुचेन, लिज्यू की आंखें मुझे देकर चमक उठी। मैंने भी लिज्यू को देखा और उस जगह चला गया जहां वो बैठी थी। तुम काफी जल्दी आ गई, क्या ये अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए नहीं है? लिज्यू इस बार खुद का बिजनेस शुरू करने को लेकर सीरियस है। भले ही बार कुछ खास सीरियस नहीं लगती, लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि ये भी एक बिजनेस है। अभी के लिए तुम काफी सिंसियर लग रही हो, बस ये नहीं पता कि ये 3 मिनट इंथुसियाज्म है या नहीं। मेरे हिसाब से वो पॉसिबिलिटी काफी हाई है। बिल्कुल नहीं, देखना, अगर सच में 3 मिनट इंथुसियाज्म होती तो तुम्हारे इन्वेस्ट किए पैसे पूरे बिना एक पैसा छुए वापस कर दूंगी। ठीक है, चूंकि अभी तुम काफी
काफी सीरियस लग रही हो, लेकिन मैं ये पैसे अभी नहीं दे सकता। पहले हमें एक अग्रीमेंट साइन करना होगा। क्या तुम एक लॉयर ढूंढोगी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने के लिए, या मैं करूँ? तुम ढूंढो ब्रदर सुचेन। अगर तुम्हारे लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया तो तुम्हें चिंता नहीं करनी होगी कि कोई ट्रैप है। तो जैसा कहते हैं, आज जो हो सकता है वो कल क्यों। अभी चलते हैं। पिछली बार हेंग चुआंग लॉ फर्म के साथ काम किया था और काफी सेटिस्फाइड था। इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने के लिए हेंग चुआंग टीम से मदद लेने का प्लान है। इतनी छोटी सी बात के लिए हेंग चुआंग के लोग जल्दी फिनिश कर देंगे। लिजू ने सिर हिलाया। वो चाहती थी कि जल्दी से लॉ फर्म पहुंचे, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट हो और जल्दी साइन हो जाए। उसे डर था कि अगले सेकंड मैं अपना मन बदल लूंगा। 1 घंटे बाद हम पेस्ट्री शॉप से डाइनी बिल्डिंग पहुंचे। एक्सक्लूसिव एलिवेटर में सीधे लॉ फर्म वाले फ्लोर पर गए। हेंग चुआंग, मिस्टर सू, अटॉर्नी टैंग आ चुके हैं। वो अभी अपने ऑफिस में हैं। आप और ये यंग लेडी मीटिंग रूम में थोड़ा इंतजार करें। लॉ फर्म की रिसेप्शनिस्ट ने मुझे देकर मुस्कुराते हुए ग्रीट किया। अच्छा है, डर था कि मैं देर से आया और अटॉर्नी टैंग कुछ और काम में बिजी हो। ऐसा कैसे हो सकता है मिस्टर सू? आपका केस हमने उसे डेफिनेटली प्रायोरिटी दी है। एक मोमेंट रुकिए, मैं अटॉर्नी टैंग को बुलाती हूँ। अटॉर्नी टैंग? क्या वो अटॉर्नी टैंग नहीं है जिन्हें मैं जानती हूँ? ली सू ने उस अटॉर्नी टैंग के बारे में सोचा जिसे वो जानती थी। सोच रही थी कि क्या ये संयोग हो सकता है। ऐसा क्यों? मुझे लीगल वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नहीं पता। मुझे नहीं पता कि लिजू के मन में अटॉर्नी टैंग क्या रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्टार लॉयर जो कोर्ट में हमेशा जीता है। हालांकि मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि उन्हें अटॉर्नी टैंग कहते हैं। उनका नाम नहीं पता और नहीं किस फर्म में है, लेकिन ये सेम सरनेम वाला कोई और हो सकता है। टैंग सरनेम इतना रेयर नहीं है। तो क्या तुमने ये अटॉर्नी टैंग को कभी देखा है? लिजू के स्टार लॉयर का मेंशन करते सुनकर मेरी गॉसिप वाली आत्मा तुरंत जाग उठी। सिर्फ वीडियोस में देखा है, पर्सनली कभी नहीं। सुना है कि कई कंपनीज उन्हें लीगल काउंसिल हायर करना चाहती थी, कैपिटल की 4 मेजर फैमिलीज सहित। बहुत अफसोस है कि कोई भी सक्सीड नहीं कर पाई। गॉसिप में दोनों इतने बह गए कि रुक नहीं पाए। जब टैंग वायु मीटिंग रूम के दरवाजे तक पहुंचे, उन्होंने अंदर से अपने बारे में बातें होती सुनी, इसलिए थोड़ी देर रुकर सुनते रहे। थोड़ी देर बाद टांगो ने नॉक किया और अंदर आए। मैंने उनकी बातचीत सुन ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना फेमस हूँ। अंदर आते ही टैंग वायु ने अपना टोन जितना पॉसिबल हो रिलैक्स रखने की कोशिश की। आखिर डाइनी बिल्डिंग का सोल ओनर उनके सामने खड़ा था। इंट्रोडक्शंस के एक राउंड के बाद हम बिजनेस पर आ गए। आखिरकार हम तीनों ने मीटिंग रूम में करीब 1 घंटे तक डिस्कशन की और अग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया। साइन और सील हो गया। 3 PM बज चुके थे। ली सू अपने अग्रीमेंट की कॉपी पकड़े इतना मुस्कुरा रही थी कि उसकी आंखें सिकुड़ गई थी। बस बेवकूफों की तरह हंसना बंद करो। लाइसेंस कब तक मिल सकता है? फिर मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। अभी के लिए तुम अभी भी वही पैसे वाली हो जिसके पास पैसे नहीं है। अब तो अलग है। मुझे पहले ही आप जैसा रिलायबल इन्वेस्टर मिल गया। लाइसेंस तो बच्चों का खेल है, जल्द ही मिल जाएगा। तो जाओ और काम करो। मुझे भी काम है, मैं पहले चलता हूँ। आखिर आज का 4,000,000 खर्च करने का टास्क अभी पूरा भी नहीं हुआ है। मुझे जल्दी करनी होगी। कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो कुछ सब्सक्राइब करना न भूलें।